ठीक है, अभी इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन, गज़ा इन पर्टिकुलर। अब इसराइल को बड़ा शदीद एक प्रॉब्लम है ये इस वक्त कि जो नैरेटिव है उनके खिलाफ चला गया। तो अब इसराइल वाज लिटरली पेइंग पीपल टू create a positive image, $7,000 per post. The Israeli government has launched a campaign to pay US influencers for positive posts to counter negative public opinion over Gaza. Even I've seen files से पहले there were lots of scientists जिन्होंने properly investigate किया इस पूरे scene को, तो they were like कि भाई it's all fabricated, this is not natural. अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जैसे ईरान इजराइल वॉर चल रही है, ठीक है, डू यू थिंक दैट पीपल हैव अ पॉजिटिव सेंटिमेंट ऑन ईरान? लिटरली जो गवर्नमेंट फंडेड सपोर्टेड बदमाश थे, दे यूज्ड टू किडनैप वुमेन देम एंड यू नेम इट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रज़ा सुजवारी है एंड लाइक ऑलवेज वी आर हियर विद सर उमर जावेद। और इस बार जो हमारी जो पॉडकास्ट है इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन, ठीक है। हमारे साथ मुजम्मिल हैं, शाहजेब है एंड सर उमर जावेद एंड सर आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अभी जो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया की, उसमें जो न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, जो न्यूज़ है, जो एक तो गवर्नमेंट एजेंडा है, इसी तरीके से जो आवाम के अंदर जो न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, इसका कितना इफेक्ट होता है ऑन बिल्डिंग द माइंड्स ऑफ पीपल कि उनको किस एजेंडा को सपोर्ट करना है और किस तरीके से ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं, ऑफ कोर्स प्राइमरली वो कहते हैं ना कि ट्रूथ इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। तो ख़ास तौर पे जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो अब किसकी बात को आप ऑथेंटिक कंसिडर करेंगे, तो ख़ास तौर पर जो दो पार्टीज आपस में लड़ रही थी उनकी तो बात डेफिनेटली ऑथेंटिक नहीं है। एंड ऑफ कोर्स दोनों साइड ही चाह रही होती है उनका जो नैरेटिव है वो एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, अभी जो इराक और सॉरी इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन, गज़ा इन पर्टिकुलर, तो अब इसराइल को बड़ा शदीद एक प्रॉब्लम है ये इस वक्त कि जो नैरेटिव उनके खिलाफ चला गया और इतना ज़्यादा गज़ा के जो लोग थे उन्होंने चीज़ों को बाहर निकाला और उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो अब इसराइल वाज लिटरली पेइंग पीपल टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज, $7,000 पर पोस्ट। उन्होंने पता नहीं कितने $1 मिलियन तो टिकटॉक खरीद दिया। टिकटॉक वाज परचेज्ड, पीआर कैंपेन चलान। एग्जैक्टली। तो बिकॉज टिकटॉक के ऊपर जो सारी इंफॉर्मेशन दैट वाज गोइंग, चार्ली क्रिक वाज असैसिनेटेड। तो नैरेटिव इज़ अ वेरी पावरफुल, और ऑफ कोर्स नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया था, इट इज़ नॉट फैक्चुअल, और मकसद उसका ये था ऑफ कोर्स के लोगों को एक सर्टन साइड पे लेके जाता है। ठीक है, तो अब दैट इज़ व्हाई हाउ टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग एंड ग्राउंड रियलिटी क्या है, कौन हक पर है कौन हक पे नहीं है, तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू नो। और अनफॉर्चुनेटली अब जो सोशल मीडिया के ज़माने में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे तो दबा के लोग फेक चीज़ें बना के, और वो इवन इट माइट नॉट बी कमिंग फ्रॉम इजराइल, इट माइट नॉट बी कमिंग फ्रॉम ईरान, इट माइट नॉट बी कमिंग फ्रॉम यूएसए, इट माइट बी कमिंग फ्रॉम सम रैंडम गाय जो चाहते हैं कि उसकी व्यूअरशिप बढ़ जाए। लास्ट वीक टॉक्सिक रेन के ऊपर था, एवरीवन वाज लाइक बारिश में नहीं निकलो, टॉक्सिक रेन होगी, लेकिन पे कॉल आ रही है कि टॉक्सिक रेन ये किस चीज़ की टॉक्सिक रेन? तो टॉक्सिक रेन हो सकती थी, मतलब कुछ ना कुछ उसमें एसिडिक वाला कंटेंट उसमें हो सकता था, लेकिन जितना हाइप क्रिएट थी ना, अब अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के ऊपर जो हर दूसरा बंदा आके बैठ गया, वो चाह रहा है कि मेरा पेज जो है वो उतने सारे व्यूज़ हों उसके, ताकि फिर क्योंकि मोनेटाइज भी आप कर सकते हैं दुनिया से। तो इट इज़ इवन बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है वर्सेस जो फेक जो कहानियाँ चल रही हैं, तो क्वाइट अ चैलेंज। अब नैरेटिव बिल्ड करने के लिए हम लोग देख रहे थे, जैसे इराक और कुवैत वार के अंदर यूएस ने इंटरवीन करने के लिए जब इंटरवीन करना चाह रहा था, तो जो यूएस आर्मी थी उनका ये था कि यार हम गल्फ़ में क्यों जाएं, उनकी जंग हम लड़ने गए। तो नैयराज टेस्टिमनी 1918 बहुत मशहूर है कि उन्होंने वो एक लड़की से ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कुवैत की गर्ल से, भाई उसने ये बोला कि आई हैव सीन विद माई आईज वो जो बच्चों को मार रहे, ये करे वो करे।
वो रातों रात जो उनकी रेजिलियंस थी वो रेज में चेंज हो गई कि यार ये किस तरीके से बच्चों को मार रहे हैं, लाइक फिर वो एक पूरा एक पुश आया कि यार हम लड़ेंगे ये वाली जंग। इराक और जो सेकंड जो अटैक किया था उसमें भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था। और क्या नाम है उनके, वो सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे उस टाइम पर, नहीं वो जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन था ना बंदा, फॉरगेटिंग हिज नेम, तो वो आके पूरी से प्रेजेंटेशन दी यूनाइटेड नेशन की उसके ऊपर, और ये देखेंगे यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। तो नैरेटिव इज मैन्युफैक्चर्ड ऑफ कोर्स, बट आई थिंक मुझे लगता है कि तो लोगों को ये समझ में आ गई है इंटरनेट के ऊपर। मैं ऐसा कमेंट्स में पढ़ा होता हूँ तो कि जो भी ऑफिशियल सोर्सेज से आ रहा है दैट इज़ नॉट डेफिनेटली ट्रू। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का ऑफिशियल पेज है ना, उसकी कोई पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स हैं वो चलते तरह पड़ जाए। जो आरका यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है वो एक पोस्ट करते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नीचे जो लोगों ने तफरील ली हुई होती है इनकी। इसी इसराइल डिफेंस फोर्स आइडियाज़ का जो सेपरेटिव की लाइन उसको ट्विटर के ऊपर एग्जैक्टली देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर डिफेंडिंग एंड देयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर मेकिंग फन ऑफ इट, वेरी मेकिंग फन ऑफ इट। तो पीपल आर रियलाइज आई थिंक पिछले 1.5-2 सालों के अंदर जो कि कम से कम जो ऑफिशियल सोर्स जो खबर आ रही है ना वो सही नहीं है। मतलब ऑफिशियल सोर्सेज ऑफ इसराइल, ऑफिशियल सोर्सेज ऑफ यूएसए एंड ऑफिशियल सोर्सेज ऑफ एनी अदर। तो बेसिकली जो न्यूज़ आ रही है, लाइक अगर हम लोग सिर्फ अपना करंट सिनेरियो देखें तो हमारे यहाँ पे सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है, यानी जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनको नहीं आने दिया जाता। लाइक जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसरशिप है उसने, डू यू थिंक द स्पिरिट ऑफ जर्नलिज्म जो थी आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। यानी अब जो जर्नलिज्म भी हो रहा है वो इतना सेंसर्ड होके हो रहा है कि लाइक दे आर नॉट लेटिंग द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आउट। तो जर्नलिज्म तो जब से फॉर प्रॉफिट मीडिया आया है तब से तो यू कैन डेफिनेटली से, मतलब मीडिया की जो एंटरप्राइज होती है या तो पब्लिक फंडेड होती है पीटीओ टाइप की, ठीक है, या फिर वो कॉर्पोरेट होती है, और एक प्राइवेट जो चलती है स्पॉन्सरशिप से, तो दोनों का कोई ना कोई स्टेक होता है। तो इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड ए जर्नलिस्ट जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव स्टोरी ला के आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। मतलब समटाइम 20-20 साल लग जाते हैं स्टोरीज को बाहर आते हुए। तो इराक वॉर क्यों हुई, क्या एक्चुअल वजह थी उसकी, पीछे क्या कहानी थी, अभी तक चीज़ें निकल के आ रही। अफगानिस्तान में क्या अचीव किया उन्होंने, क्या अचीव नहीं किया। अब 9/11 किसने किया अभी तक, इट इज़ नॉट, लोगों की थ्योरीज है ठीक है कि जी बिल्डिंग जो है होती तेज़ी से नहीं गिर सकती, फ्यूल जब बर्न होता है बिल्डिंग्स के अंदर तो वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता कि बिल्डिंग को गिरा दे। अब गिरेगी भी तो वो इस तरीके इतनी स्पीड से नीचे नहीं आएगी। 2 जहाज़ ने 3 जहाज़ बिल्डिंग को कैसे गिरा दिया, तो थर्ड बिल्डिंग दैट ऑल्सो probably 7, और वो बिल्कुल यूँ कंट्रोल डेमोलेशन स्टाइल नीचे आएगी। तो हाउ ऑल ऑफ दैट एक्चुअली हैपन कि तो कि मेरा खुद इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो मुझसे बोले अभी इस तरह ये और तो बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है फ्रॉम अ वेरी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो थैंकफुली यूएसए के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है, मतलब दे लिटरली कॉल देमसेल्फ आर्किटेक्चर्स एंड इंजीनियर्स अगेंस्ट 9/11 समथिंग। ओके, 7,000-8,000 इंजीनियर्स हैं, दे आर सिग्नेटरी ऑफ दैट, दे ऑल वांट कि दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कराई जाए बिकॉज दे डोंट एग्री विद द ऑफिशियल नैरेटिव। तो अब व्हाट इज द ट्रूथ, यही तो सवाल है कि व्हाट इज सच, कौन बोल रहा है क्या। तो दैट इज़ वाई मैं तो यही सोचा है कि सवाल तो ना जिंदा रखें आप, सवाल को जिंदा रखें, कीप द क्वेश्चन अलाइव, डोंट जंप आउट टू एनी कंक्लूजन। नई निगाह मंजिल तो जस्तुजू ही नहीं। क्यों कोई जंप हो रही है, मतलब अभी जो इसराइल और ईरान में सारा चट्टा चल रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स देयर आर सम ऑफिशियल या फिर लोग एनालिस्ट बातें कर रहे हैं, एक कुछ रिलीजियस रीजंस भी हैं। इसराइल इज़ मोटिवेटेड बाय रिलीजियस कि जी वो हमारा मसाया आएगा और हम जो है वो फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ द चाल जिसको एंटिसिपेट करें। इज़ इट रियली गोइंग टू हैपन, और नेतन्याहू पॉलिटिकली यूज़ कर रहा है इस नैरेटिव को अपने फ़ायदे के लिए, बिकॉज नेतन्याहू के ऊपर करप्शन की चार्जेस हैं बहुत शदीद किस्म में, तो वो तो सर्वाइव नहीं करने वाला। जैसे ही जंग ख़त्म हो गई तो नेतन्याहू गया काम से, ठीक है। तो एक थ्योरी ये भी है कि ही इज़ कंटिन्यूइंग दिस वॉर, एक के बाद एक, सो दैट अल्लाह वो बचा रहे उस करप्शन की जो भी इन्वेस्टिगेशन है सर।
पर एक नैरेटिव ये भी आ रहा है ना कि बिकॉज ऑफ एप्स्टीन फाइल्स ये सारी वॉर करवाई जा रही है ताकि वो जो नैरेटिव था उसको दबाया जा सके। एक कहानी ये भी है कि एप्स्टीन, मुझे ये लग रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स वर रिलीज्ड विद रिडक्शंस, क्योंकि नाम नहीं निकले उसमें से, बहुत ही खौफनाक किस्म की उसमें चीज़ें थी, बट नाम जो था वो रिडक्ट से चढ़ता। तो प्रॉब्ली जिन्होंने भी रिलीज़ की एप्स्टीन फाइल, दे रिलीज टू गिव दीज पीपल अ पुश कि भाई ये देखो हमने इतना तो रिलीज़ कर दिया, नहीं अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम और मजीद तुम लोगों को तो एक्सपोज कर देंगे। डू व्हाट वी आर सेइंग। So do you think that there is a third party that is controlling, like, as a mediatorship? वेरी मच पॉसिबल के इवन इसराइल एंड यूएसए एंड ईरान, इन तीनों के पीछे कोई और पार्टी है जो विजिबल है। कोई डीप स्टेट एग्जिस्ट, ये तो दिस इज एक्चुअल थिंग, देयर इज अ थिंग कॉल्ड डीप स्टेट, देयर इज अ थिंग कॉल्ड सीक्रेट सोसाइटीज़। अब सीक्रेट है ऑब्वियसली, उनके बारे में बहुत ज़्यादा आप फैक्चुअली बात नहीं कर सकते कौन है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, बट डू दे एग्जिस्ट। एप्स्टीन का जो पूरा गैंग था, दैट वाज अ काइंड ऑफ अ सोसाइटी, सो कॉल्ड सोसाइटी, नॉट वेरी सीक्रेट बट इट वाज अ सोसाइटी। एप्स्टीन का इंटरव्यू अगर आप सुने तो मैं भी सुन रहा था, मैं पूरा नहीं सुन पाया। सो बाय द वे, ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ गाय। तब मैं उसका इंटरव्यू सुना तो मैंने कहा यार ये इतना डाउन टू अर्थ बनता है, इतना हम्बल, इतना मतलब आप उसका इंटरव्यू सुनो तो आपको लगेगा नहीं तो ये कोई बदमाश टाइप का। मुझे तो लगा किसी ने फ्रेम किया इसको शायद, कुछ सुन के मुझे इंप्रेशन मिला। इतना इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, फाइनेंस में नॉलेज, इसकी नॉलेज ये लेके हो, पर डाउन टू अर्थ, इतना हम्बल ही हो, तो अपने आप को वो प्रेजेंट कर रहा है। तो वही कह रहा था कि देयर इज रॉकफेलर फाउंडेशन ने एक ट्राइपैट्रिएट समथिंग कोई कमीशन बनाया था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम फॉर दैट, देयर वाज दिस कमीशन मेड बाय, एंड उसके अंदर देयर वाज एन एलीट ग्रुप, उसमें पॉलिटिशियंस थे, बड़े बिजनेसमैन थे, बिलियनियर्स थे, अभी भी हैं, एंड सो दैट दे कैन एक्चुअली डिसाइड कि दुनिया जो है वो किस तरह आगे जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज़ अ गैंग ऑफ दीज एलीट। बहुत सारी चीज़ें जो वो, फॉर एग्जांपल मुझे फीलिंग आ रही है, हो सकता है गलत हो, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैड दिस एजेंडा, दिस ऑन द रिकॉर्ड, उनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंसेस की, उसके अंदर ये डिस्कस होता है कि जिस तरह चाइना ने सोशल क्रेडिट सिस्टम इंस्टॉल किया है, उसी को हम मैच स्केल के ऊपर चाहते हैं कि हर पूरी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसके अंदर हम इस्टेब्लिश करें। एंड यूके में ऑलरेडी दे वर ट्राइंग टू, वो डिजिटल आईडीज़ वाला कोई सिस्टम बनाना चाह रहे थे। तो उसका एक बहुत मेजर कंपोनेंट ये है कि लोग जो कम्यूटिंग है वो कंट्रोल पे आए। कम्यूटिंग पैसा कंट्रोल में है, पैसों को डिजिटाइज कर रहे हैं, फिनटेक हर जगह फिनटेक हो रहा है, ठीक है। यूएस एड पाकिस्तानी बैंकों को पैसा दे रहा है कि जी आप फिनटेक करो, यूएस एड, उसको क्या कहा है भाई। तो यूएस एड, अब ये मुझे किसी बैंकर ने बताया कि जी वो हमारे पास इतनी यूएस एड की फंडिंग है कि जो आप फिनटेक को प्रमोट करें पाकिस्तान। क्यों एग्जैक्टली ना, यूएस एड को पॉवर्टी एराडिकेशन के लिए या दूसरे इस तरह की कामों में इन्वेस्ट करें, समझ में आता है, एजुकेशन, पॉवर्टी एराडिकेशन, ये वो बैंकों को फिनटेक के लिए वो। तो फिनटेक इज़ अबाउट कंट्रोल ऑफ कोर्स, देयर इज़ नो, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बिकॉज इतना ज़्यादा डिजिटाइज होनी ट्रांजेक्शन, उतना ज़्यादा आपको ट्रैक कर सकता है किस बंदे ने कहाँ पे किस चीज़ के लिए क्या खर्च किया। एंड सेकेंड थिंग इज़ कम्यूटिंग, एंड दैट इज़ वेयर दीज इलेक्ट्रिक कार्स एक्चुअली कम है। जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड टू द क्लाउड, या सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, ठीक है, और रिमोटली आप उनको स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो सर जो फ्यूल प्राइसेस, जो फ्यूल के ऊपर होल्ड लेना चाह रहे हैं, तो वो इसी वजह से है कि अलग हो रहा है कि एक जो पैराडाइम है वो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ। एग्जैक्टली, दिस इज़ माई थ्योरी, हो सकता है गलत हो, लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ऑफिशियल नैरेटिव्स में जो वाइब आपको मिलती है, तो या तो इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि ये कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने इनिशिएट कराया, और उन्होंने इनिशिएट नहीं कराया तो डेफिनेटली वो इसको यूज़ कर रहा है ताकि दुनिया जो है वो ग्रेजुअली पुश, तो दिस काइंड ऑफ पुट टुवर्ड द इलेक्ट्रिक। पेट्रोल का अभी एक देयर वाज दिस न्यूज़ की गवर्नमेंट जो है वो भी ऐप इंट्रोड्यूस करवाएगी ताकि हर एक का कोटा फिक्स हो, किसने कितना पेट्रोल यूज़ किया उसको मॉनिटर करेंगे। एक्सक्यूज़ मिल गया ना हमको, कभी पेट्रोल शॉर्ट हो गया थी, हमें जो है वो वी हैव टू वेरी केयरफुली यूज़, एवरीबॉडी शुड, हर बंदे की पेट्रोल कंजम्पशन इज गोइंग टू बी डॉक्यूमेंटेड।
अब लेट सपोज पीछे से ऐप को वो स्विच ऑफ कर दें किसी की, तो वो पेट्रोल नहीं डलवा सकता। बस मैं वो पीछे से लिमिट कर रहे हैं भाई, आप नहीं हमें लग रहा है कि जी आप जो है कुछ 2 नंबर ही कर रहे हैं हमारे खिलाफ, आपका जो पेट्रोल ही बंद कर देते हैं, अब आप बैठ जाए प्रोटेस्ट कर, पूरे प्रोटेस्ट पाकिस्तान में घूम रहे होते हैं। कराची से प्रोटेस्ट शुरू होता है, इस्लामाबाद पहुंच जाता है, पेट्रोल चाहिए होना चाहिए, पेट्रोल ही अवेलेबल नहीं होगा तो प्रोटेस्ट कहाँ से होंगे फिर चलिए। तो अब दिस इज माई थ्योरी, बताइए गलत कह रहा हूँ, बट दिस सीम्स टू बी, बस ये तो ऑफिशियली डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि जी इलेक्ट्रिक कार्स को पुश मिलना शुरू हो गया है, पीपल आर, तो मैं भी सोचा था, मैं भी मोटरसाइकिल नहीं खरीदा इलेक्ट्रिक, और गाड़ी के तो पैसे नहीं है, कभी खरीदी थोड़ी देर पहले मैंने गाड़ी, तो उसको बेच के मैं इलेक्ट्रिक खरीदूँ इलेक्ट्रिक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महंगी है, ज़्यादातर 70-80 से कम की गाड़ी नहीं है कोई, तो उसको ट्रेंड में लाया है ना, लाइक उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड में लाया जा रहा है। दस इलेक्ट्रिक कार्स आर नॉट दैट एफिशिएंट करेंटली इन पाकिस्तान, क्योंकि इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम नहीं बना, सिस्टम नहीं बना, उसको भी उसके ऊपर भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, यानी मोटरवेज के ऊपर अब इलेक्ट्रिक पॉइंट्स भी आपको कहीं कहीं पे नज़र आते हैं, चार्जिंग पॉइंट्स। कितने ब्रांड्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक, थोड़ा हर होता है इलेक्ट्रिक, अभी 15 और ब्रांड्स आ रहे हैं नए जो इलेक्ट्रिक। क्यों खरीद रहे हैं यार, पाकिस्तान के पास इतना पैसा इसका होता है लोगों के पास। तो एक और जो उसमें पीछे मुझे स्टोरी लगती है, वो ये लगती है कि अगेन दिस इज स्पेकुलेशन, कि पाकिस्तान की जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, अकॉर्डिंग टू सम वेरी वेल इन्फॉर्म्ड सोर्सेस, एक उनमें से बैंक ऑफ बड़ौदा CEO, उसमें कॉन्फ्रेंस में एक बात की थी, अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ पे आई वाज देयर ऑल्सो, तो उस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है 1/5 है ओके पाकिस्तान, यानी कि 4/5 इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड। एक इसी तरह का नंबर पहले एक इकोनॉमिस्ट ने, एक नॉट वेरी फेमस बट आज़ाद कश्मीर में होता है वो, PhD इकोनॉमिक्स वो स्टडी करते रहते हैं सारी चीज़ें, तो ये वाज लाइक कि 1/5 ऑफ पाकिस्तानी है, एटलीस्ट 1/4 ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी इज़ डॉक्यूमेंटेड, रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड। अभी अगर इकोनॉमी $300 बिलियन की है, लेट्स अप्रॉक्सीमेटली, अब लगा नहीं साहब 1500 बिलियन डॉलर, मोर देन $1 ट्रिलियन या पाकिस्तानी था। परफेक्ट। गाड़ी इज अ टेम्पटेशन। IMF से बीच में स्टेटस सिंबल बन गया। IMF ने पुश किया था कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को प्रमोट करें, IMF का कैपिटल भाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, क्योंकि लोगों के पास जिनके पास पैसा होगा उनको जो गाड़ियाँ नजर आएंगी चमकती है हम भी खरीदते हैं। अच्छा, IMF दूसरा फ्यूल प्राइसेस पे IMF का हमेशा इंपुट होता है कि फ्यूल प्राइसेस आप बढ़ाओ, लाइक वाई, लाइक आपको तो आपकी उससे मतलब है ना, इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट होंगे अभी चलिए। कि तो अब अगेन दिस इज स्पेकुलेशन बेस्ड ऑन सम वेरी एस्टैब्लिश्ड डाटा पॉइंट्स। डाटा पॉइंट की मिसाल के तौर पर क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चाहता है कि लोग एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाएं और एवरी उनका एक मूव डॉक्यूमेंट हो रहा हो। आंसर इज यस। उन्होंने एक्सप्रेशनली इस चीज़ को उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंसेस में स्ट्रेट किया, बताया, ठीक है। फिर बाकी सारी जो मूवमेंट्स हैं जो आपको नज़र आती हैं कि पेट्रोल की प्राइस महंगी हो रही है, डॉक्यूमेंटेड शैंड डॉक्यूमेंट की तरफ लोगों को लाना है और उसके लिए फिर गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस करा रहे हो ताकि लोग गाड़ियाँ खरीदें। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप उस डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस गुजरते हैं नेचुरली, तो हुकूमत का इतना पता चलता है कि हाँ भाई आपके पास ₹1 करोड़ थिंकिंग है, आपने कैश रखा हुआ तो आपने पैसे खरीदी हुई थी कुछ भी था, बट यू हैड दैट मच अमाउंट इन योर पॉकेट। So the closing Strait of Hormuz is supporting this agenda? कौन? Closing of Strait of Hormuz जो है, is it supporting this agenda? सी यू लाइक, अब ये इंसिडेंटल है, बाय डिज़ाइन है, पता चलेगा कि क्योंकि अभी तो लाइक रियलिटी क्या है अभी तो उसकी तरफ जा ही नहीं सकते ना, जो व्हाट्स द ट्रूथ, व्हाट्स द पावर दैट इज कॉजिंग ऑल ऑफ दिस। एग्जैक्ट। तो दैट इज व्हाई ना थिंग्स आर लाइक, मैं लोगों से बोलता डोंट ड्रॉ कंक्लूजन, डोंट ड्रॉ कंक्लूजन, अच्छा सर, डोंट मेक एनीवन योर हीरो आल्सो। आज के भी हमारे किसी को अपना जो है ना बाप बना के किसी को बोलो हम ये हमारा ये बहुत ही इंटेंशंस पे डाउन नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू से कि जी हु इज़ क्लियरली द बिगेस्ट बदमाश राइटर इन द वर्ल्ड, उसके बारे में देयर इज़ नो डाउट USA एंड इजराइल, ठीक है, बट व्हाट अबाउट द अदर पार्टीज इन द इक्वेशन? तो आई डोंट रियली मेक अप माई माइंड, क्या भी ठीक है फाइन, देयर माइट बी सम वेरी गुड पीपल वी वेरी बोल्ड वो ट्राइंग टू रेजिस्ट,
but we should have an open mind. Zero worship नहीं करनी start कर दें. Should not be doing that at all. अक्सर साहब, तो अभी आप जो देख रहे हैं अथॉरिटेरियन लीडर्स ज़्यादा दुनिया में आ रहे हैं. दोज आर रनिंग द वर्ल्ड. ट्रम्प अथॉरिटेरियन है आइडियोलॉजी में, प्यूटन चाइना में सेम है, ईरान इज़ अ थियोक्रेसी, इट्स नॉट डेमोक्रेसी, वो सब चीज़ तो है नहीं. तो विथ नरेंद्र मोदी भी सेम है कि उनका एक आइडियोलॉजी है जो विजन करता है फ्यूचर को पास्ट के स्ट्रक्चर पे ना, पास्ट के एक विजन को कि ग्रेटर अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब देर होता ग्रेट अमेरिका, रशिया वॉन्ट्स द ग्रेटर रशिया, चाइना वॉन्ट्स ताइवान. सो एक एजेंडा जो अथॉरिटेरियन चल रहा है लीडर्स का, आपको लगता है कि अब ये नई जनरेशन है ये इसके खिलाफ खड़ी होगी, दे विल ब्रेक देयर टर्म और दे विल बी पार्ट ऑफ इट लेटर ऑन, बिकॉज मोस्टली देयर इज अ जनरेशनल गैप ऑल्सो एक नैरेटिव के उससे. ये जब आप 20-22 साल की एज में होंगे ना तो फिर ये उसके खिलाफ होंगे. जैसे ये 30-40 हो जाएंगे वो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि व्हेन यू आर इन दिस एज ना, किसी भी एरा में आप चले जाएँ, आज से 50-60-100 साल पहले चले जाएँ, 200 साल पहले चले जाएँ, 20s वाली जो एज है ना, 17, 18, 19, 25 तक की जो एज ब्रैकेट है, यू आर अ रेबल बेसिकली. ट्रेडिशन आपको अच्छा नहीं लगता. आपके वालिद साहब के साथ आपको मार्क ट्वेन की कोट है ना, जब मैं छोटा था तो माई फादर वॉज प्रॉब्ली द डमेस्ट पर्सन, इस तरह की कोट है. एंड व्हेन आई ग्रू अप तो आई रियलाइज कि अच्छा माई फादर हैज़ लर्न सो मच इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो इस तरह की भी कुछ कोट है कि व्हेन यू आर इन दैट पर्टिकुलर एज ब्रैकेट ना, तो अथॉरिटी इज़ अ प्रॉब्लम फॉर इट नेचुरली. तो ये जो जेनजी का जो सारा वो है ना रिएक्टिविज्म या जो एक एक्टिविस्ट स्टाइल, तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ होगा हमारी जनरेशन के लेवल में, बिकॉज हम जब इस स्टेज में थे तो बम फट रहे सुन लेगा, तो हम दुबक के बैठ कर रहे थे चुपचाप. लिटरली बम वर एक्सप्लोडिंग एवरी सिंगल डे, और वो टीवी में खबरें आ रही थी तो हम चुपचाप वापस आते, चुपचाप वापस आते. बल्कि आई यूज़ टू वर्क एट नाप चौकी, वहाँ पे फैक्ट्री थी, वहाँ पे मकान बना था. तो लिटरली 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारी वैन गुजरने से जस्ट मिनट्स पहले वहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ, उसी रोड पे आ गए और हम जो वो कोऑर्डिनेटर पे रूट हमें लेना पड़ा. तो दैट वाज द टाइम जो हमने हमारी जनरेशन ने देखा. तो इसलिए हमारी जनरेशन जो है वो आपको इस तरह की एक्टिविटी, अब सिंस देयर इज़ नो थ्रेट एज सच, जिस तरह का खौफनाक सूरत हाल, मतलब मैं तो अभी बोलता हूँ लोगों को, लोगों ने देखा क्या है कि एक चीज़ फेस करना और उसके खिलाफ बात करना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है. यानी अगर वो रियल सिनेरियो में अगर अभी मौजूद हो वहाँ पे, तो आई डोंट थिंक कि उनका जो रिस्पांस होगा, रेजिलियंस होगी, वो वैसी ही होगी अगर वो करंट उस सिनेरियो के अंदर बैठ के कौन जो कहा अभी जो जेंसीज है जो जिस तरीके से डिक्टेटरशिप के खिलाफ बात करते हैं, अगर वो उतनी स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप के अंडर होते तो वो शायद उस तरीके से बात नहीं करते, या वो इतने ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न्स के अंदर होते तो वो शायद उस तरीके से बात नहीं करते उस चीज़ के दौरान. क्वेश्चन इज हु इज़ द थ्रेट. आप थ्रेट किसको देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग जेंजी वाली फेज़ में थे उस वक्त देयर वाज अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू दिस वॉर इन टेरर, और मुशर्रफ वाज द डिक्टेटर, बट मुशर्रफ वाज लुकिंग मच बेटर एज कम्पेयर टू दीज सुसाइड बॉम्बर्स वर ब्लोइंग अप एवरी डे एंड किलिंग इनोसेंट पीपल. ठीक है, तो कंट्रास्ट में ना जब आप चीज़ को देखते हैं ना, तो वो अभी जो डिक्टेटर है मिसाल के तौर पे इंडोनेशिया में एक रेवोल्यूशन सॉर्ट ऑफ आया, बांग्लादेश में आया, नेपाल में आया, अफ्रीका किसी कंट्री में भी, तो इन कंट्रीज़ के अंदर द डिक्टेटर बैठा हुआ है पर, एंड देयर इज़ नो बिगर थ्रेट जिसको यूज़ करते हुए डिक्टेटर बोले भाई मुझे सपोर्ट करो. व्हेन दिस हैपेंस अल्टीमेटली वो बिकम द अल्टीमेट विलन, द डिक्टेटर जो डिक्टेट कर रहा है. तो दिस इज़ प्रॉब्ली द सिनेरियो, और मुझे लग रहा है कि देयर इज़ गोइंग टू बी सम ग्लोबल इंसिडेंट अगेन. कोविड में इन्होंने अगेन दे क्रिएटेड दिस थ्रेट. अब थिंग्स आर नाउ अगेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लेवल से फैक्चुअल उसके अंदर प्लान हो रहा था ना 3 साल पहले, वो एग्जैक्टली वो सब एप्स्टीन फाइल लगी और चीज़ें उनको वो कर दिया है थोड़ा सा. और इवन एप्स्टीन फाइल से पहले देवर लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया इस पूरे सीन को, तो दे वर लाइक कि भाई दिस ऑल फैब्रिकेटेड, दिस इज नॉट अ नेचुरल. चमगादड़ जो है वो कोई नहीं सी उस पर जो किसी काट लिया उसने, दिस वॉज एक्चुअली प्लान. और जो वैक्सीन के पीछे जो कहानियाँ निकल के आ रही हैं कि वैक्सीन में इन्होंने क्या दिखाया बेसिकली,
मैं एक डोज ही लगवाया था मैंने साइनोवैक जो यूनिवर्सिटी नहीं आने था नहीं एमआरए ने वैक्सीन जो लगाई है लोगों ने, तो उसके अंदर बेसिकली उसमें भी नथिंग आर एक्चुअली कमिंग अप एंड आई एम नॉट गोइंग टू say anything specifically, but it was not something that they think it is. They said कि it is. जो भी मकसद था उसका, वो मकसद कुछ और था शायद। तो मकसद क्या था वो पता चलेगा अभी। रिलीजियसली भी इस चीज़ को पुश किया गया था कि बाकायदा मसाजिद में ऐलान हो रहा था कि आखिर ये वैक्सीन लगवानी है, और बड़ा एक और तो अनफॉर्चुनेटली जो एक रिलीजियस स्कॉलरशिप है ना, जो स्टेट नैरेटिव को आगे बंद करके एंडोर्स कर देता है, तो थोड़ा सा उनको भी ख्याल करना चाहिए कि इतिहास करने सामने में। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जैसे ईरान इजराइल वॉर चल रही है, ठीक है, डू यू थिंक दैट पीपल हैव लाइक अ पॉजिटिव सेंटिमेंट ऑन ईरान बिकॉज अभी सामने एक बड़ा चैलेंज मौजूद है? क्योंकि ईरान की जिस तरह अगर हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं, तो इससे पहले जो इराक पे मामला हुआ, इसके अलावा जिस तरीके से वो 4 मिलियन पीसेस करके सीरिया के साथ यमन में उनका रोल देखें, लाइक 4 or 5 places जहाँ पे द रोल वाज हैव बीन वेरी नेगेटिव इन दिस सेंस, बट राइट नाउ ऑफ कोर्स क्योंकि यूएसए एंड इजराइल आर द बिगेस्ट, वो तो अल्टीमेटली फिर आप नेचुरली इवन इफ यू आस्क मी कि मैं दोनों में से किसको सपोर्ट करोगे, ईरान को करूँगा सपोर्ट ऑब्वियसली, ठीक है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ओवर दैट राइट नाउ, बट शुड वी आइडियलाइज ईरान? अब ईरान इज ऑल्सो नेशन स्टेट, या ठीक है, वो डिक्टेटरशिप है, रिलीजियस आई वुड बी है, बट इट इज़ अ नेशन। और नेशन स्टेट का एक टिपिकल करेक्टरिस्टिक रही है दुनिया भर में कि जब भी उसको कोई कहीं ना कहीं से भी जो भी थ्रेट महसूस होता है ना, तो फिर इट एक्ट लाइक अ कंप्लीट साइकोपैथ। एंड यू नॉट जस्ट अबाउट ईरान, पाकिस्तानी स्टेट को आप देखें, इंडियन स्टेट को, तो लिटरली एक्ट लाइक साइकोपैथ्स। बांग्लादेश में इन्होंने बांग्लादेश को, अनफॉर्चुनेटली एक तबका पाकिस्तान में बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आया, तो उससे पहले एक तबका था जो एकदम से आइडियलाइज करना शुरू किया था बांग्लादेश के अंदर कि बांग्लादेश की इकॉनमी पता नहीं कहाँ चली गई, और वो खलील रहमान ने क्या कर दिया था, और वो थिंग्स आर आइडियलाइज बाय सम पीपल इन पाकिस्तान में। देखो तो सही वहाँ पर हो क्या रहा बांग्लादेश में, एंड एकदम से ऑल ऑफ देयर नैरेटिव कोलैप्स जैसे वो रेवोल्यूशन वहाँ पर आया, बिकॉज दैट शोड के वहाँ पर कुछ नहीं थे इफेक्ट। लिटरली जो गवर्नमेंट फंडेड सपोर्टेड बदमाश थे, दे यूज्ड टू किडनैप वुमेन, रेप देम एंड यू नेम इट, इस तरह की हरकतें वहाँ पर छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर जो है वो इस एक्सट्रीम की मेजर्स वो लेते थे। वो वहाँ पे जो हसीना वाजिद की जो हुकूमत थी, वहाँ पे आई वाज लिस्टिंग टू दिस पॉडकास्ट जो थी ना उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि लाइक वी कैन नॉट गो अगेंस्ट दिस, वाज ऑलमोस्ट लाइक अ डिक्टेटरशिप, या अपोजिशन के लोगों को फांसी पर लटका रहे हैं, तो ऐसी इन्होंने वहाँ पर हरकतें की। तो जब ये रेवोल्यूशन सॉर्ट ऑफ जब आया वहाँ पे, तो पता नहीं पुलिस ने कोई 150-200 लड़के मारे सड़कों पे, ऑफिशियल जो नंबर है, ऑफिशियल जो नंबर, ठीक है, दैट टेल्स यू हाउ ब्रूटल दे वर। यहाँ पे जो है वो लोग कहते हैं कि जी पुलिस हमें डंडे मारी है कि हम क्या इनकलाब कैसे लेकर आएंगे। सुनिए वो वीडियो, हाँ, हम इनकलाब कैसे लेकर आएंगे, या तो पुलिस हमें मारती। आई रिमेंबर जब एक मखसूस पार्टी, यानी वो इलेक्शन में भी सामने कैंप नहीं लगा रहे थे 2018 के इलेक्शन के अंदर, जब उनके ऊपर एक क्रैकडाउन सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हुई थी, तो वो इलेक्शन में कैंप्स नहीं लगा रहे बिकॉज ऑफ अ सर्टेन पर्सपेक्टिव के याद पिटाई हो जाएगी। तो लाइक सोशल मीडिया से तो आई डोंट थिंक कि रेवोल्यूशन आ सकता है, अगर कोई लाना भी चाहे। रेवोल्यूशन देखिए, रेवोल्यूशन आता ही नहीं, आई डोंट कॉल ऑल ऑफ दीज, इंडोनेशिया और नेपाल और बांग्लादेश, इनमें से कोई भी रेवोल्यूशन नहीं कह सकते आप। रेजिम चेंज कर सकते हैं, रेजिम चेंज कर सकते हैं। रेजिम चेंज भी उस वक्त जब सामने एक डिक्टेटर बैठा हुआ, एक डिक्टेटर स्टाइल में कोई टोला बैठा, श्रीलंका, ठीक है, वहाँ पे ज़बरदस्त बादशाह टाइप का एक पर्सन, तो यू हैव अ कपल ऑफ अ गैंग ऑफ पीपल सिटिंग ऑन द टॉप, आप उनको पकड़ते हो, मार पीट के उनको भगाते हो, उनके घरों वालों को आगे आते हो, एंड यू लाइक ओ जी रेवोल्यूशन आ गया। रेवोल्यूशन नहीं आया भाई, आपने जब वो चंद शर्मों को चेंज कर दिया, बिकॉज जो सिस्टम चलाने वाले होते हैं ना, दे आर प्राइमरली ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते गवर्नमेंट्स के जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। वो लोग कौन है, वी डोंट इवन नो। पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ज़रा टॉप नाम ज़रा गिनवा दे, किसी को कितने को बताऊँगा,
एजेंसी में जो टॉप लोग हैं, तो आपको तो एक दो नाम तो पता ना जो फ्रंट पे आके मीडिया पे DGIS पे आपको यू नो दैट, बट मतलब ये 5 लाख लोगों का इंस्टीट्यूशन है, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द आर्मी इटसेल्फ, 500,000 पीपल, सोल्जर सब मिला के कितने सारे सीनियर लोग होंगे उसके, कितनों को जानते हैं? एजेंसी में कितने लोग जानते हैं? जुडिशरी में कितने लोग जानते हैं? जो टॉप बिजनेसमैन हैं जो आपस में क्योंकि आप कोई ना कोई इंटरेक्शन होने से कितने लोग चाहते हैं? तो वो जो पूरा जो एक गैंग होता है दैट इज़ नोन एज एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी से लेके जुडिशरी एंड एजेंसीज एंड टॉप एलीट बिजनेसमैन, बैंकर्स वगैरह वगैरह, तो ते वो चला रहे होते हैं चीज़ें। इट डजंट रियली मैटर कि सामने कौन बैठा हो। सामने ख़ास तौर पर वो लोगों को लेकर आते हैं ताकि ऐसे लोगों को जो उनके बिहाफ पे कुछ करता है, आवाम को भी थोड़ा दिखाते रहें, देखिए हम आपके लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी को जिन लोगों ने स्टडी किया है ना, तो वो तो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ मोर ऑफ अ गिमिक, दिखाने का कुछ और है और असल कि to make give the population a feeling कि whatever is happening according to their own way. आवाम में बेचारी जो है वो 90% लोग शरीफ टाइप के होते हैं, बोलते हैं हाँ भाई ये हमारा बंदा बैठा हुआ। हमारी नुमाइंदगी तो नहीं हो रही होती। 99% चीज़ें जो क्रिटिकल हैं जिससे आपके फ्यूचर की जो भी वो है उससे डिटर्मिन हो रही है, आवाम को पता भी नहीं होती बेचारा। People are not even aware. They are not even aware कि कौन डिसाइड कर रहा है, कौन डिसाइड नहीं कर रहा है, पीछे कौन डिसीजन ले रहा है। डिसीजन मेकर्स का नहीं पता, किन चीज़ों पर डिसीजन हो रहे हैं उनका नहीं पता। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी तो पूछो किसी को समझाओ, आदमी को भाई ज़्यादा समझा दो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, डॉलर की जो वैल्यू है वो किस तरह डिटर्मिन होती है इंटरनेशनल मार्केट पर। तो पीपल डोंट नो मेजॉरिटी ऑफ द स्टफ। और जो पॉलिटिशियन आते हैं वो भी आके जो IMI हाई करते हैं और वो आके बोंगियाँ मार के चले जाते हैं। आवाम को बोंगियाँ ही समझ आती है ना, आवाम को थोड़ी लाइक आप एजुकेट करने जाओगे तो उनको थोड़ी समझ आएगी ये चीज़ होंगी। पीपल आर लुकिंग एट कि यार रोटी 20 रुपए की थी अब 30 रुपए की हो गई, ये बंदा ख़राब है, वो बंदा सही था उसके द्वारा 20 रुपए की थी। अब मैं PhD करने तक अगर मैं सिर्फ उस कंटेंट को देखूँ ना जो मुझे ऑफिशियली रिकमेंड किया कि आप ये पढ़ें, उसमें कुछ भी नहीं था ऐसा कि मुझे समझ में आया कि सिस्टम कैसे काम करता है। एंड यू कैन लिटरली take an interview of every PhD. The PhD is probably the highest qualification, but there are people who are PhD के बाद पोस्ट डॉक भी करते हैं, किसी के पास भी चले जाएं, उससे पूछें बता दो सिस्टम कैसे काम करता है। एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो हाईजैक्ड बाय दीज पीपल। तो एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो आपको बनाता है सर्टिफाइड जाए, अगर PhD वहाँ पर नहीं, PhD जो सर्टिफाइड जाए मतलब भाई ऑन द क्लास एग्जैक्टली। तो वो जो मास्टर्स वाला होता है वो जहालत के आला तरीन दर्जे पे पहुंचने वाला होता है। एक तो इनफॉर्मल जाहिल जिसने जो स्कूल में किया, एक है फॉर्मल जाहिल जो स्कूल में पैसे दे के जो होगा आपने एक सर्टिफिकेट लिया है, दैट बेसिकली इज अ सर्टिफिकेट कि यू आर बाय, बिकॉज थोड़ा सिंपल सा रीज़न है कि दुनिया जिस तरह चल रही है उसके लिए आपको मिसाल के तौर पे पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए, हिस्ट्री का पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए, एंड देयर लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स, इसका वो पता होना चाहिए। ठीक है, कितनी चीज़ें आप पढ़ते हैं उससे। हेल्थ केयर का सिस्टम कैसे काम करता है, पीपल डोंट नो। यू माइट बी PhD इन मार्केटिंग मिसाल के तौर पे, बट आपको छींकें आती हैं 2-4, आप पहुँच जाते हैं डॉक्टर के पास कि जी मेरी दवाई है, तो अबे भाई छींकें आई हैं 2-4 तुम्हें, तो या फिर कोई असर पता होता है जाके बड़ा खानी पे होता है। मामी भाई अच्छी है ना। हाँ, मतलब पीपल डोंट इवन नो कि उनको खाना क्या है। अब सब छोड़ा, मैं स्टूडेंट से आजकल एक सवाल पूछता हूँ, अब 2-4 मैंने सवाल अब मैं पूछना शुरू किए हैं। हाँ भाई, सांस मैंने कितने लोग आती सब बसना शुरू कर देते हैं, ये क्या पूछ रहे हैं। फिर मैं उनको बताना शुरू करता हूँ क्योंकि मैंने इत्तेफाक से अब मैं बताया कीप रीडिंग लॉट ऑफ स्टफ, वो इत्तेफाक तो 2-4 चीज़ें जो मैंने पढ़ ली हूँ कि बेसिस पे आई ट्राई टू एजुकेट पीपल ऑल्सो। अब आई डोंट क्लेम टू बी the ultimate I know it all, there's lots of things that I don't understand as well. तो अभी किताब मैंने पढ़ी जेम्स नस्र की, उसमें उसने एक्सप्लेन किया हुआ था कि ब्रीदिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी ब्रीदिंग क्या टेक्निक्स है, ब्रीदिंग को किस तरीके से आपको करना चाहिए, कितनी डेप्थ होनी चाहिए उसमें, पेड़ कैसे आपने यूज़ करना है, नाक से करना है, मुंह से करना है, वगैरह वगैरह, लाइक पूरी किताब है उसके ऊपर।
ठीक है, और एंशंट कल्चर्स के अंदर ये इंटरजनरेशनली ये नॉलेज ट्रांसफ़र होती थी. somehow they knew all of that stuff. आम आदमी जो मॉडर्न एजुकेटेड आदमी है वो बिल्कुल सांस लेने जीरो जाता, उसको सांस भी लेना नहीं आता. पानी पीना दूर की बात, खाना खाना दूर की बात, सांस लेना भी नहीं आता उसको. ठीक है, और जब आप किसी सांस लेने वाले को जब आप वो तो जो एक्सपर्ट है ब्रीदिंग का, उसको जब आप स्टडी करते हैं तो फिर यू गेट एन आइडिया. माई माइंड वाज लाइक किया मुझे तो सांस लेने नहीं आता, मैंने किताब पढ़ी. आप ब्रीदिंग से आप अपनी हार्ट बीट को रेगुलेट कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रेस को रेगुलेट कर सकते हैं, आप अपने एंडोक्राइन सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. आप जब एग्जॉस्ट हुए हैं, थके हुए हैं, तो उस वक्त ब्रीदिंग अलग तरह की चाहिए होती है आपको. जब आप रिलैक्स होते हैं उस वक्त अलग तरह की ब्रीदिंग चाहिए होती है आपकी बॉडी को. और लेट्स सपोज अगर आप एक सप्रेस्ड स्टेट में आ गए हैं एक तरह से, है ना, कि हम अगर मैं ये टांग किसी तरह रख के बैठा हूँ, अब सॉरी मैं ये टांग यहाँ पे ले आया वापस, अगर मैं टांग इस तरह रख के बैठा रहूँ तो व्हाट हैपन्स कि टांग सुन जाएगी. और अगर मैं इसी तरह बैठा रहूँ कि मैं काम कर रहा हूँ कुछ और मैं भूल जाऊँ कि मेरी टांग यहाँ रखी हुई, तो 2 घंटे बाद क्या होगा इस टांग का असर. सर होता है ना कि रात में हम सोचते हैं हाँ पूरा बाजू ही काम नहीं कर रहा, तो ये असर हमने पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में ऑलरेडी किया. हम इसी शेड में चलते फिरते हैं इधर से उधर, तो बहुत सारे सिस्टम हमारे सप्रेस में, और वो फिर मटेरियलाइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेजर हेल्थ इश्यूज व्हेन वी आर इन आवर 40s and 50s. जवानी के अंदर भी अब यही हो गया. एग्जैक्ट. बच्चों को कमर में दर्द हो रहा है. तो वही ना 20-20 साल के बच्चों को जो है वो हार्ट अटैक हो रहे हैं आजकल. तो उसकी वजह क्या है कि वो ना सांस लेनी आती, ना खाना आता, ना पीना आता है, ना सोना आता है. तो इसलिए मैं कहता हूँ ना PhD जो है सर्टिफाइड जाहिल होता है. अच्छा सर, फिर अगर तो अब ये PhD तो सर्टिफाइड जाहिल है, तो फिर आप who the hell knows कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, दुनिया कैसे काम कर रही है. अच्छा इंटरेस्टिंगली एप्स्टीन वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग, एंड डिस्कशन ये हो रहा था कि हाउ मेनी पीपल नो कि हाउ द मॉनेटरी सिस्टम एक्चुअली वर्क्स. एंड ही वाज लाइक कि मैंने बहुत सारे एंगल से स्टडी करने के बाद आई हैव एक्चुअली कम अप विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज हाउ मॉनेटरी सिस्टम एक्चुअली, पीपल डोंट नो व्हाट मनी इज. तो जो स्टीव बैनन बैठ के इंटरव्यू ले रहा था उसका, तो उसने ना कहा कि अच्छा उसको भी नहीं पता कि मॉनेटरी सिस्टम कैसे. एक्सपर्ट अलग अलग फील्ड के लोगों का उसने तस्करा किया कि जो बैंकर्स बैठे हुए उनको भी नहीं पता, फलानों को भी नहीं पता. तो एप्स्टीन वेरी ब्रैकली सेड कि नो, दे डोंट नो हाउ मॉनेटरी सिस्टम एक्चुअली वर्क्स. मतलब अभी इस वक्त बैंकर्स के पास जाके पूछें, किसी बैंकर के पास जाके पूछें कि व्हाट इज फ्रैक्शनल रिजर्व बैंक, बगड़े जाएगा. मतलब वो सिस्टम का पार्ट बना हुआ है, मतलब एक बड़ा सा मैकेनिज्म है, उसकी गरारी है, वो गरारी है, वो सिर्फ गरारी है, नहीं वो अपना काम कर रहा है उस रोल उस पोजीशन में, बट ही डजंट नो हाउ दिस फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम एक्चुअली वर्क्स. तो इस तरह की जो है वो एग्जांपल अगर मैं देना शुरू करूँ यहाँ पे तो शाम हो जाएगी. अभी तो 2-4 महीने चीज़ें भाई, सांस लेना नहीं आता, बैंकिंग सिस्टम का नहीं पता लोगों को, वगैरह वगैरह. तो ultimately what happens कि when you compartmentalize knowledge into so many disciplines, तो people are scared. Why people are scared? आपको नहीं पता दुनिया में हो क्या रहा है. That leads to uncertainty. Uncertainty leads to fear. Fear leads to speculation. और speculation के बाद फिर आप छलांगे मारते हैं conclusions के ऊपर. फिर वहाँ से conspiracy चीज़ें निकलती हैं. और फिर जो भी पीछे बैठा हुआ है ना, दे अंडरस्टैंड कि अगर मैं उनको ऐसा नैरेटिव दूँ जिससे दैट गिव्स देम कॉन्फिडेंस कि अच्छा ये हो रहा है दुनिया में. अगर वो रिलीजियस लॉट है तो मैं थोड़ा सा रिलीजन का तड़का लगा दूँ उसके ऊपर, तो देयर बिन टू बाय इट अल्टीमेटली. तो अच्छा सर, तो एजुकेशन स्ट्रक्चर का आपने बता दिया कि वेस्टर्न भी इज़ नॉट एन आइडियल, हमारा स्ट्रक्चर भी आइडियल नहीं है, तो हम कहाँ पे एग्जाम्पल हैं और कहीं तो पहले हमारा पहुँच हो. हाँ, हम भी फॉलो द फोटो कॉपी ऑफ वेस्टर्न आइडियोलॉजी, तो हम भी पोस्ट मॉडर्निज्म के ही बच्चे हैं. तो हम फिर कहाँ किस स्ट्रक्चर में जाएँ, कौन सा स्ट्रक्चर हमें सूट करता है जो आइडियल हो, जिसकी तरफ हम एम कर सकें. इट डजंट हैव टू बी आइडियल, इट्स समथिंग दैट वी कैन एम टूवर्ड्स, अ 1 स्टेप फॉरवर्ड, नॉट अ 1 स्टेप बैक. यार सिस्टम तो कोई भी नहीं है अभी. मतलब दुनिया में इस वक्त सिस्टम चल रहे हैं उनमें से वो उसी सिस्टम की वो है एक्सटेंशन. तब आपका जो स्कूल है पाकिस्तान में वो कैमरे सिस्टम को फॉलो करते हैं. फैमिली सिस्टम से आप निकलते हैं, निकलने के बाद उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते.
तो इस वक्त जो है ना वो पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम इज़ लाइक ए बिग मशीन. हर कंट्री में उसके कंपोनेंट्स हैं और वो इट इज़ लाइक ऑपरेटिंग इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर. तो इफ़ यू रियली वांट टू बी एजुकेटेड, अच्छा मैंने आज एक पोस्ट की जस्ट टू गिव एन एग्जांपल. इनफैक्ट आई वाज डूइंग दिस जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, जब से ऑयल की प्राइसेस ऊपर जानी शुरू हुई हैं, तो there used to be I used to talk about this stuff quite a lot in the past as well, कि हमें जो है ना सेल्फ सफिशिएंट होना है. we must become self sufficient on the level of the neighborhood. उसकी वजह ये है कि अगर लेट्स सपोज एक मिनट के लिए आप जिम करें पेट्रोल अवेलेबल नहीं, पीछे से शेप आना पड़ जाता है, तो आपके घर में पानी भी नहीं आ सकता. ठीक है, फिल्टर प्लांट जो गली के नुक्कड़ पे लगा हुआ है और या जहाँ भी लगा हुआ है, तो वो उससे आप पानी कंधों पे बोतलें उठा के लेके जाएंगे. और मैं 14 फ्लोर पर रहता हूँ. मैं सोच रहा था कि इफ पेट्रोल इज़ नॉट अवेलेबल, हाउ देयर दिस वाटर इज गोइंग टू गेट टू माई प्लेस. अब बाज़ारों में खाना पीना नहीं आ सकता, शेल्फ लाइफ सब्जियों की बहुत कम होती है. ठीक है, तो कंटिन्यूसली यू हैव टू एवरी डे, हर दूसरे तीसरे दिन या हर डेली बेसिस के ऊपर सब्जियाँ आती हैं पीछे से. एवरी डे ही होता है. एवरी डे ही होता है एग्जैक्टली. शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं है ना, शेल्फ लाइफ तो डेली बेसिस के ऊपर हम लोग आ गए. पेट्रोल अगर अवेलेबल नहीं है तो फूड इज़ नॉट अवेलेबल, वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, एंड यू कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. आप सब्जियां नहीं ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो आप इंटीरियर सिंध चले जाएं, इंटीरियर सिंध अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर वाइज सबसे डिटोरिएटेड जगह है. सबसे ख़राब तरीके से जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही हैं वहाँ पे वहाँ भी 80% अब जो पानी सर्कुलेट किया जा रहा है ना, वो बिकॉज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल किया जा रहा है. वो अब उन्होंने जो इरिगेशन कारेज का सिस्टम जो पंजाब का है वो ख़त्म कर दिया है यहाँ पे. ओके, हाँ, तो फिर अगर वो पानी भी नहीं है तो आपको बस सब्जियाँ नहीं आती के साथ आप सब्जियाँ भी नहीं कर सकते. तो ये जो डिपेंडेंसी ऑब्वियसली ख़तरनाक है. राइट, बार बार हम वी आर रिमाइंडेड कि भाई ये जो सप्लाई चेन है, पीछे से ऑयल जितना आ रहा है, ये वॉलरेबल है, इसकी डिस्टर्ब हो सकती है, पीछे से पेट्रोल बंद हो सकता है, क्या इतना एक्सपेंसिव हो सकता है कि आप अफोर्ड ना कर पाएँ. तो ऑल्टरनेटिव क्या है आपके पास? तो कौन सा एजुकेशन सिस्टम है जो आपको ये सिखा रहा है? सिस्टम की बात देखनी है तो उसमें फिर वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट शुड वी नो, व्हाट शुड वी टीच आवर चिल्ड्रन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दे शुड बिकम. क्योंकि तो उसका कोई स्टैंडर्ड है हमारे पास ही नहीं. एक जो बच्चा जो ग्रो कर रहा है हमारे माशरे में, वो किस तरह का इंसान बने, उसके बाद क्या स्किल सेट होने चाहिए, कीपिंग इन व्यू ऑल द काइंड ऑफ जियो पोलिटिकल चैलेंजेस जो अल्टीमेटली पाकिस्तान में फेस करेगा फ्यूचर में. अच्छा, मैं 6-7 साल पहले इसलिए ज़्यादा बात करता था इसके ऊपर बिकॉज आई वॉज एंटिसिपेटिंग के देवर लाइक 2 फैक्टर्स. एक तो क्लाइमेट चेंज, तूफ़ान ज़्यादा जो है इंटेंसिटी उनकी बढ़ती जा रही है. तूफ़ान की जब इंटेंसिटी बढ़ेगी समंदर में तो आपका शिप जो है वो, तो अभी तो कभी कभार तूफ़ान आते हैं तो बहुत खौफनाक आते हैं, लेकिन कभी कभार बट अगर लेट्स सपोज हर महीने इस तरह के तूफ़ान आ रहे हैं, हर हफ्ते आ रहे, तो हाउ दिस शिपिंग इज़ गोइंग टू हैपन. Second factor was IMF कर्जा, and I was like, why do we have this कर्जा of IMF? मुझे समझ में नहीं आती. मतलब हम चाय हम $500 मिलियन की चाय इम्पोर्ट करते हैं बस $500 मिलियन. अगर ये सिर्फ चाय इम्पोर्ट करना बंद कर दे तो आपका जो करंट लगाऊँ रेफ्रिजरेटर है वो ख़त्म हो जाए. आपने मुझे चाय की कप छोड़वाया ऐसे मुझे ये याद है 2022 की. लास्ट चाय ब्रो करनी नहीं आती. आपसे क्वेश्चन ये था कौन कितने कप चाय पीता है, तो मुझे आपने टाटा समोरे याद है 8 कप चाय पीते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती. तुम्हारी वजह से कर्जा है आपका ऊपर. तो एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. इतनी सारी चीज़ें हम बाहर से बिला वजह में इम्पोर्ट करें. एग्रीकल्चर हम लोग ऑलरेडी हमारा अभी आप देखिए बिलियंस पे वीट ज़ाया हुई है. तो ये क्या मतलब ये स्टूपिडिटी है ना. तो जो एजुकेशन की जो बात करें तो वी नीड टू हैव दोज स्किल्स के बेसिस के ऊपर हम अपना सर्वाइवल जो है इंश्योर कर सकें. और उसके लिए हमें जो नॉलेज चाहिए दैट डज नॉट एग्जिस्ट. अभी रिसेंटली मैं थोड़ा ChatGPT क्लाउड इधर उधर से जाकर ना मैंने एक लिस्ट बनाई कि व्हाट आर दोज क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जिसके लिस्ट पे एक नेबरहुड सर्वाइव कर सकता है. अगर उस नेबरहुड का वो नॉलेज है और रिसोर्सेज हैं तो दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन. तो उसमें 35-40 करीब डिफरेंट चीज़ें इसमें. आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, आप पानी को रिसाइकलिंग करने, पानी की स्टोरेज वगैरह वगैरह, फूड, वाटर, एनर्जी और एक 2-3 और चीज़ें इस तरह की, construction related. And if people in my community know these skills and they have these skills and they know how to do all of that stuff, तो उस community को फिर बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है.
तो इंडस्ट्रियली बड़ी स्किल्स खत्म किए गए ना हमारे इधर जो चल रही है ये स्किल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन जो है पूरा I would agree to this opinion कि इंटेंशनली मतलब ये कहें एजुकेशन सिस्टम का प्राइमरली जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि आप सिस्टम का जाके टूट पे करें चुपचाप डिपेंडेंट हो गए हैं ओबीडियंस सिस्टम पर डिपेंडेंट हो जाए सिस्टम का टूट बन जाए सिस्टम को सर्व करें और आवाज़ ना रेस करें किसी भी यू शुड नॉट हैव द मेंटल कैपेसिटी के सिस्टम क्या कर रहा है। अच्छा अब जैसे रोटी कपड़ा मकान हमारे यहाँ एक बहुत समझिए कि बेसिक एक वो है कि रोटी कपड़ा मकान हमारी नीड्स है ये ऐसी नीड्स की जो हम लोग खुद प्रोड्यूस कर सकते थे यानी हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था बट आजकल पॉलिटिकल सिनेरियो यही है कि जो ये प्रोवाइड कर रहा है या ये तो बिल्कुल मेरे बेसिक था जो ये प्रोवाइड कर रहा है हम उसके पीछे जा रहे हैं हाँ यार ये बंदा है जो हमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं एब्सोल्यूट बेसिक के ऊपर हम लोग सेटल हो गए इन चीज़ के अंदर के जो चीज़ हम लोग खुद सस्टेनेबली अपने लिए कर सकते थे अब हम उस चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो गए तो पीपल रियली नीड टू फाइट फॉर दिस एक फाइट तो कहीं जब अवेयरनेस आ गया मेहनत कि दे शुड हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑल ऑफ देयर ओन फूड आपकी हेल्थ केयर आपके हाथ में होनी चाहिए यू शुड नॉट बी गेटिंग डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सटर्नल मिसाल के तौर पर अगर सी की जो रूट्स हैं अगर बंद होते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन आप बाहर से मंगा रहे हैं तो मेडिसिन आपकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन शुड बी इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में देर आर सो मेनी एनर्जी सोर्सेज जो बिल्कुल वेस्ट हो रही है एक तो हाइड्रो पावर से रिलेटेड ऑफकोर्स आपको बताया कि हाइड्रो पावर की आपको टैप इन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा उसके अलावा बिजनेस है कॉल्ड बायोगैस आपकी है बायोगैस तकरीबन 50% जो गैस की रिक्वायरमेंट है आपकी मीथेन गैस की वो आप बायोगैस के थ्रू अगर आप प्रॉपरली टैप इन करें इतना दूध प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान तो पाकिस्तान वाज द टॉप बिग प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड कितनी भैंसें आपको तब तक तो एक 4-5 करोड़ भैंसें तो वो गोबर इज़ अ रिसोर्स दैट कैन बी उससे आप अच्छा इंडिया में इस चीज़ पे काम हो रहा है ऐसे नहीं कि नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा थोड़ा बहुत हो रहा है पाकिस्तान में थोड़ा बहुत हो रहा है कुछ लोगों ने प्लांट्स लगाए हैं जिसके ज़रिए वो गैस बना सकते हैं गोबर से तो गोबर से आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं गोबर से आप गैस बना सकते हैं तो गोबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन दिस एंड वैसे आपके पास इन द मार्केट 50% गैस की रिक्वायरमेंट यू कैन एक्चुअली टैप इनटू बट गवर्नमेंट इज़ नॉट मेकिंग एनी पॉलिसी अब आपको भी नहीं पता इसके बारे में एथनॉल शुगर केन का जो वेस्ट है उससे एथनॉल बन सकता है चावल का जो वेस्ट है उससे एथनॉल बन सकता है आपका जो कॉर्न है भुट्टा उसका जो बीज का जो स्टॉक है उसको उससे आप एथनॉल बना सकते हैं एथनॉल इज़ अ फ्यूल दैट कैन बी यूज फॉर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अगर यहाँ आपके पास जो गाड़ियाँ हैं अगर उनका इंजन इस तरह का मॉडिफाई होता तो पेट्रोल आपको बाहर से मंगाने की ज़रूरत आप एथनॉल के ऊपर गाड़ी चला सकते बट इंजन जो आपके पास है इसमें बाहर से गाड़ियाँ इम्पोर्ट करते हैं वो एथनॉल की डिज़ाइन ही होगा बट इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन एन इंजन फॉर एथनॉल मतलब कंपनी से जहाज उड़ाएं एथनॉल से जहाज उड़ाएं गाड़ी नहीं चला सकता हेनरी फोर्ड ने एक गाड़ी बनाई फिर उसके बाद एक ही मॉडल उसने बनाया था उसके बाद शायद पीछे लोग पड़ गए होंगे मोस्ट लाइकली उसने द स्ट्रक्चर वॉज मेड फ्रॉम हेम्प इंटीरियर एवरीथिंग मतलब जो पूरा का पूरा बाहर से अंदर बाहर सब हेम्प से बना हुआ था हेम्प से उसने एथनॉल बनाया एथनॉल से फ्यूल बनाया एथनॉल का फ्यूल यूज़ किया और उसने गाड़ी से फिर कह रहे सिर्फ हेम्प को यूज़ करते हुए पूरी गाड़ी बना के चला के आप यूज़ कर सकते हैं हेम्प और हेम्प इज़ सच अ ईजी प्लांट जिसको आप कहीं भी उगा सकते हैं बगैर बहुत लिमिटेड पानी चाहिए किसी भी जगह उगा दें आप उसको पाकिस्तान में भी दबा के आप उग सकते हैं ऐसी जितनी ज़मीन जो बंजर पड़ी हुई है आपकी जहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं हो आप हेम्प उगाने शुरू कर दें तो ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल अनफॉर्चुनेटली ना लोगों में अवेयरनेस है ना मोटिवेशन है बस बैठे हैं बस कुछ हो जाएगा खुद ब खुद मौजे का इंतज़ार कर चलो सर फिर इस पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमारी गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है या करप्ट है जो भी है दोनों में से नहीं आपको ज़्यादा क्या लगता है इनको आप जो भी चीज़ें बता रहे हो मार्शल है इनकॉम्पिटेंट है इनकॉम्पिटेंट है हुकूमत जो है ना वो अगर इनकॉम्पिटेंट है तो आवाम इनकॉम्पिटेंसी का फ़ायदा उठा रही है आवाम भी इनकॉम्पिटेंट है सब बैठे में इंतज़ार कर रहे हैं कोई आप ही करेगा मसीहा आ जाएगा कोई मसीहा आ जाएगा और वो हमारे लिए कुछ कर देगा तो फिर हम तो वो सेवियर वो क्या कहते हैं उसको गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं गॉड कॉम्प्लेक्स और ट्रम्प टाइप के लोगों में हमें तो अवाम इज़ बेसिकली लुकिंग फॉर अ मसाया उसकी भी कॉम्प्लेक्स है क्या कहते हैं ऑल्सो वैसे आई है तो जीरो वर्शिपिंग
इसीलिए ना फ़ौरन से कोई लीडर खड़ा होता है और वो 2-4 धुआंधार के दिन तस्वीरें करता है, सब लेट जाते हैं उसके आगे। ये क्या शायद यही तो है, हमें लीडर नहीं क्या, हमें मंजिल पूरे अंदर नहीं है, रहनुमा चाहिए। अबे भाई, और ये एक नहीं है, मतलब कराची में फिनोमेना आपने देखा, पर पूरे सिंध में आप ये फिनोमेना देख रहे हैं। भुट्टो भी अभी तक जिंदा है, तो फिर तो वो जो पीटीआई वाले भी शुरू लगे पड़े इसी डायरेक्शन। उसका मतलब एक कॉमन मसला हमारा। नेशन वाइज हम लोग इतने इस तरीके से हैं, जैसे लाइक जैसे ईरान की बात करें, ईरान पे पूरी दुनिया से सैंक्शंस थे। उन्होंने जो तेल था उसे बिजली बनाई, बिजली से उन्होंने बिटकॉइन माइन किया और उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करके उन्होंने रेगुलेट कर लिया। सो डू यू थिंक कि अभी भी हमारी गवर्नमेंट करना चाहे तो कर सकती है ऐसी चीज़ें? क्योंकि हमसे ज़्यादा तो सैंक्शंस नहीं थे ना। गवर्नमेंट को बस एक काम करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड लुक द अदर वे एंड पीछे से आवाम को पुश करते हैं, अभी कर लो कुछ ना कुछ। वी आर नॉट रेगुलेटिंग यू। अब जैसे फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री थी उस पर टैक्सेशन कर दी, ई कॉमर्स इंडस्ट्री थी, यानी अब जो लोग हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं, लोग काम करना चाह रहे हैं, बट जो सपोर्ट हम लोग देखना चाह रहे हैं गवर्नमेंट की, तो सपोर्ट ये दे रहा, उल्टा वो कैश करने की कोशिश। कैश कर गवर्नमेंट का रोल अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट कंस्ट्रक्टिव। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को बहुत सारा कुछ करना चाहिए इन दिस सेंस। अवाम कैन अभी जो बिटकॉइन की एग्जांपल दी आपने, बिटकॉइन इज़ अ शॉर्टकट इन अ वे। शॉर्टकट कह रहे हैं इसको, या फिर मतलब इट इज़ अ मैकेनिज्म टू बाईपास द कन्वेंशनल जो गवर्नमेंट के जो सिस्टम्स हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के। मतलब यू कैन यूज़ बिटकॉइन विदाउट इवन नोइंग के, ऑफ कोर्स, लेकिन उसकी बट नॉट बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी को कहें तो दैट वुड बी अ बेटर। समबडी इन्वेंटेड दिस। कुछ यही को कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो अब सिर्फ क्या इसकी कहानी कुछ नहीं करके आ रही है, कुछ सतोशी नाकामोटो पता नहीं, एप्स्टीन जानता था शायद उसको, तो लाइक उसने पूरा एक मैकेनिज्म बना दिया, लाइक द होल वर्ल्ड। और उसके पीछे देयर वाज दिस इविल जीनियस टाइप ऑफ अ थिंग, बट पॉइंट वाज के इट शो यू कि इट इज़ पॉसिबल टू डू दिस। लोग अगर चाहें तो वो दे डोंट हैव टू रिलाई ऑन गवर्नमेंट, दे कैन डेफिनेटली क्रिएट मैकेनिज्म्स। अब क्योंकि तो एक जो जेंजी को करना चाहिए वो काम जो जेंजी नहीं करी, कि दे कैन बिकम सो टैक्स हेवी कि गवर्नमेंट माइट बी कम्प्लीटली इलिटरेट टू अंडरस्टैंड कि ये लोग क्या कर रहे हैं। टैक्स जेंजी कैन डू दिस। और क्रिप्टो करेंसी इज एन एग्जांपल ऑफ दैट कि एक टैक्स सेवी कोई था, साइंटिस्ट टाइप का बंदा, तो उसने इन्वेंट किया इन मॉडल। ठीक है, अब किसी को एक्सप्लेन करो हाउ डेल एक्चुअली पीछे जो कॉइन्स की माइनिंग होती है उसके पीछे क्या साइंस है, तो आप दिमाग चकरा जाता है। आप कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना, समबडी इन्वेंटेड दिस। तो जेंजी हाई होगी करने के बजाय ना, दे नीड टू इन्वेंट दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड दे कैन लिटरली मतलब इतना ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ सकते हैं इन चीज़ों में कि द गवर्नमेंट माइट वो चटपटा जाए कि हो क्या रहा है, मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं है। और ऑफकोर्स एक बंदे की कहानी है, मतलब दिस रिक्वायर होल कल्चर। मतलब आप मॉनेटरी सिस्टम अपना इन्वेंट कर सकते हैं, आप फूड प्रोडक्शन को इन्वेंट कर सकते हैं। यू कैन लिटरली बाईपास कन्वेंशनल चैनल्स फॉर फूड प्रोडक्शन सारे ज़्यादा पर। कल मैं देख रहा था कि हाउ टू ग्रो मशरूम्स। आपके घर में मशरूम्स आप ग्रो कर रहे हैं, किसी को बाप को नहीं पता होगा मशरूम ग्रो कर रहे हैं। आप हवा से पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें मदद से। आपको यार उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे आपको थोड़े ज़्यादा हैवी किस्म के, या फिर यू नीड टू हैव सम अदर मैकेनिज्म टू डू दैट टू प्रोड्यूस एनर्जी। उससे आप ये कंडेंसेशन की डिवाइस रन करेंगे, उससे आप पानी प्रोड्यूस करेंगे। अब लेट्स सपोज यू हैव अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट सिस्टम टू फॉर वाटर एंड फूड। अगर आपके पास कोई 8-10 मुर्गियाँ हैं घर में और आप मशरूम ग्रो कर रहे हैं, यू हैव अ और आपके पास पानी हवा से आप एक्सट्रैक्ट करने का आपने मशीन लगाई, यू डू नॉट नीड, आपको तीसरी चीज़ नहीं चाहिए। यू आर कम्प्लीट इंडिपेंडेंट। कोई आपको घर बंद कर देना, बाकी क्या सर्वाइव। कोविड में मेरे पास मुर्गियों को खिलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा आपको। दी सेट उसके लिए भी है ग्रास जो है ना, नॉर्मली आपके पास अगर हाँ इतना कैमरे जितना ग्रास लगा हुआ है ना, तो दैट इज इनफ। वो खुद ही उसको डिग करेंगे और वो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है। वहाँ डिग किया, परसों वहाँ से फिर हो गया, तो वो एक चल मैंने ग्रो किया ना कोविड के अंदर। मेरे पास काफ़ी सारे जानवर थे, बकरियाँ हो गए, क्योंकि कुछ करने के लिए खाई नहीं। 3-3.5 साल हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, तो फिर हम लोग यही करते। तो अब ये पॉसिबल ये हमने किया है कोविड के लिए, डूएबल चीज़ है ना, डूएबल चीज़।
All of this is doable. सर सबसे प्रॉब्लम यही बच्चे के द सोल्यूशन ऑफ सेंस सफिशिएंसी अगेंस्ट आइडिया अथॉरिटेटिव आइडिया के अगेंस्ट जाती है, क्योंकि अथॉरिटेटिव आइडिया ये कहता है कि यू आर डिपेंडेंट ऑन मी, द स्टालिन मॉडल, द लेनिन मॉडल, द माओ मॉडल, यू आर डिपेंडेंट ऑन मी, आपको मुझसे थ्रू होके जा रहा है. दिस गोज अगेंस्ट दैट, दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू डू दैट एंड दैट्स व्हाई ऑल्सो पॉसिबल कि आप एक अपनी फेक आइडेंटिटी गवर्नमेंट के सिस्टम में चला सकें, ताकि गवर्नमेंट को लगे हाँ भी बंदा जो है ना वो हमारे सिस्टम में चलेगा, और एक बैकएंड के ऊपर आप अपना सिस्टम चलाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप घर में मशरूम बना रहे हैं, आपके कबर्ड के अंदर मशरूम उग रहे हैं, वो द हेल नोस कि आपके कबर्ड में मशरूम उग रहे हैं. ये है. तो यू नीड टू बी क्रिएटिव. नहीं, यू हैव टू बी क्रिएटिव. जैसे को क्रिएटिव यहाँ पे होने पड़ेगा, क्योंकि जो पुरानी नॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स है वो इस पोस्ट मॉडर्न दौर में काम नहीं कर रही है. वो अब द वॉरफेयर हैव चेंज, द टेक्नोलॉजी हैव चेंज, एवरीथिंग हैव चेंज इन द ड्रास्टिक डायरेक्शन. अच्छा, तो एक तो सवाल मेरा शायद आपको AI की लगा रहे, मैंने पूछा नहीं कि व्हाट यू आर सीइंग इन द AI स्फीयर, इज इट वो ये भी सेम अथॉरिटेटिव आइडियोलॉजी लेके चलेगा, दिस विल बी कंट्रोल्ड बाय सिंगल नीड्स, और या फिर ये डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएगा? व्हाट पीपल किसी तो फायदे है ना. अभी तो सम टेक बिलियनियर्स जो गूगल का जो फॉर्मर CEO है एरिक श्मिड्स, क्या नाम है उसका, उसने तो कैटेगोरिकली कहा है कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू गॉड. सही. उनका तो ये रहता है रॉब गॉड जो हर चीज़ को. एंथ्रोपिक वाले तो पीछे हट गए हैं कि भाई अब हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा मॉडल बन गया कि जो खुद चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं और अब हमें भी नहीं पता कि वो क्या आगे जैसे हुआ मीडिया के CEO उन्होंने कहा कि ये बच्चे गट है. एंथ्रोपिक आते हैं, एंथ्रोपिक के CEO की मैं सुन रहा था, तो या तो कोई और बंदा था या तो इट वाज सम मेजर गाय हु सेड के to the right time to regulate AI was like 10 years ago. Unfortunately, things are so beyond anybody's control कि control in the sense कि AI का advantage would be going to certain companies, NVIDIA, Microsoft, ChatGPT के पीछे बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये सारे इन्वेस्टर्स हैं. ठीक है, फिर आपका Amazon is also jumping. अमेजोन, तो इनको एडवांटेज जाएगा ऑफ कोर्स. एक जैरन लेनियर एक टर्म यूज़ करता है सायरन सर्वर्स, मतलब जिसके पास जितना बड़ा सर्वर है ना पीछे, वो उतना ज़्यादा कैशिंग कर सकता है इसको. द मोर दे विल बी एबल टू डू एवरी डैम थिंग. अब जो एनवीडिया का जो CEO है, क्या नाम है उसका, तो जेनसन प्रीटी सेट कि हमने AGI इन्वेंट कर ली है. भी ये का मतलब ये कि जो काम इंसान कर सकता ना हो, दैट कैन बी डन थ्रू रोबोट्स बना लिए ना ऑलमोस्ट. चाइना के रोबोट्स आप देख लें कि जहाँ बात फिर हैं, तो वो एवरीथिंग दैट ह्यूमंस कुड डू नाउ रोबोट्स कैन डू विथ इक्वल, बल्कि ज़्यादा बेहतर, क्योंकि वो रोबोट्स स्ट्राइक्स पे नहीं जाता, रोबोट्स को छुट्टी नहीं चाहिए, आप उसको 24 घंटे उससे आप काम ले सकते हैं. वो चार्जिंग पॉट में जाएगा, चार्ज होगा, वापस आ जाएगा, चुप आप काम करना शुरू कर देगा. तो जिस तरह मतलब डॉक्टर्स, टीचर्स, प्लम्बर्स, जितने भी फील्ड हैं, सबका जो रेवेन्यू था दैट वाज बेसिकली बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशनल्स. नाउ दैट इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स. सो बट वही चीज़ है ना, टच द ग्रास, वो वाली जो चीज़ है कि ह्यूमन डिपेंडेंसी, वो तो ऑब्वियसली रही. अभी जैसे उवैद ने मुझे बताया था कि रिसेंटली एक जो वाक़या हुआ था कि एजेंट, जैसे ओपन लॉ का एजेंट है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, सब दे दिया, अब वो डे टू डे आपके सारे टास्क खुद से मैनेज कर रहा है. ठीक है, बिल्कुल जिस टोनालिटी में आप बात कर रहे हो उसी तरीके से चीज़ों को लेके चल रहा है. एक दिन आपने उसको काम नहीं दिया तो उसने आपके कार्ड से एक सिम परचेज करके आपको कॉल की कि यार क्या आज पे काम नहीं. तो लाइक इतनी ज़्यादा जब हमारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर बढ़ जाएगी तो स्केरी. मतलब अब लोग ईमेल नहीं लिख रहे, वो जाते हैं प्रॉम्प्ट डालते हैं, वो ईमेल निकाल देते हैं. सही. इवन मतलब आई फील लाइक यार मैं कौन जाके लिखे. और ऑफकोर्स मैं जो फेसबुक की जो पोस्टें होती है वो तो मैं खुद लिखता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग समथिंग, अभी ये जो 35 लिस्ट ऑफ आइडियाज़ सेल्फ रिलायंस के ऊपर जो मैंने निकाले, प्लॉट में जाके बोला भाई इसी प्रेजेंटेशन में, तो प्रेजेंटेशन मैंने भी मैंने हाउ टू ऐड कर दो, हर उसमें छोटा छोटा 2-4 पॉइंट डाल दो, किस तरह करना है, तो सब डाल दिया उसने. बेसिक जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए वो सब डाल दी उसने. तो और बड़ा जल्दी कर दिया. मैं खुद बनाने बैठता तो मुझे पता नहीं 2-4 महीने लग जाते, और उसने फ़ौरन आप 2-4 दिन का काम 1 दिन में हो रहा है. यूर लाइक कि फाइन मैं खुद ही कर लेता हूँ, लेकिन 2-4 महीने का काम 2-3 घंटों में हो रहा है.
2-3 घंटे में नहीं लगते, यानी आपको लगता- 2 या 3 रिविजन चाहिए होते हैं, आधे घंटे में आपको आधे घंटे में आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है। प्रॉपर एप्लीकेशन And I'm talking about free version of that. Free version of- मैं paid version में नहीं यूज़ करता। तो जब वो मुफ्त में मुझे कोई काम करके दिखता है तो why I should spend like 2 months to do something. तो ये तो it's a very strong. अब AI में भी again there is this वो conspiracy theory वाली बात है। ये तो खैर it's very much on the record कि they are trying to create a new god. And बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि मे बी एंटी क्राइस्ट माइट बी AI ड्रिवन। एंड वन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, हाँ ये है। अभी मिसाल के तौर पे व्हाट दे आर डूइंग के न्यूरालिंक का जो प्रोजेक्ट है, ह्यूमन बींग्स विल बी मर्ज विद कंप्यूटर्स। इमेजिन एन एंटिटी जो बेसिकली बायोलॉजिकल बीइंग है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, कनेक्टेड विद all the computing capacity that is available in the world. सुपर कंप्यूटर प्लस ए ह्यूमन बीइंग। सुपर हाँ, मतलब सारे के सारे सारी जो पूरी प्रोसेसिंग कैपेसिटी आपके पास, दैट इज गोइंग डायरेक्टली इनटू अ ब्रेन ऑफ दिस सुपर इंडिविजुअल दैट इज बेसिकली लुक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। मतलब दिस इज नॉट साइ-फाई एनीमोर, ये ऑलमोस्ट हो गया है। और थोड़ा सा ऐसा इसमें एडवांसमेंट चाहिए आपको, बट दिस इज ऑलमोस्ट डन। न्यूरॉन्स को पेट्री डिश में न्यूरॉन्स दिए, उनको ग्रो किया और डूम एक कंप्यूटर से कनेक्ट किया, जिसमें डूम 3D जो गेम है, फर्स्ट पर्सन शूटर, दोज न्यूरॉन्स वर प्लेइंग, उनको सिखाया किसी तरीके से उन्होंने, और वो दो न्यूरॉन्स वर एक्चुअली प्लेइंग दैट गेम। और वो तेज भी खेल लेते हैं, वो बेहतर खेल लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर थी। तो यू नो इंटरफेस बिटवीन बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड डिजिटल। तो सर इसके दो इफेक्ट भी तो हो रहे हैं। अब AI आ रही है, वो मेरी आउटकम इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन कॉग्निटिव रिटार्डेशन भी तो हो रही है, क्योंकि कॉग्निशन भी एक मसल है आपका, जो आप ट्रेन कर रहे हो, आप इस्तेमाल कर रहे हो, जितने इस्तेमाल करते जा रहे हो बेहतर होते जा रहे हो इस्तेमाल करने में। तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन तो आ पा रही, क्योंकि आप स्मार्टर नहीं हो रहे, आप डम्बर टू डम्बर ही हो रहे हो। मशीन वो स्लेव से मास्टर बनते जा रही है, बस ये ट्रैवल कर रहा है। आई आर्गुमेंट है ऑब्वियसली, बट हु इज विनिंग कन्विंस्ड? तो मुझे ये चीज़ पता, मैसेज यूज़ करो। ये दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स वन थिंग। वो एक परस्पेक्टिव ये आ जाए ना कि यस पता तो है, सब तो पता है, आपकी लोकेशन पता है, आपका नाम पता है, आप किस टोन में बात करते हो, सब तो है, आपको पर्सनल डेटा सारा उसके पास है। रिसेंटली मैंने एक पेपर पब्लिश किया, उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट वॉज माइन, ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट वॉज नॉट टेकन आउट ऑफ, बट जो भी इसमें राइटिंग हुई है, ऑल ऑफ दैट इज डन बाय ChatGPT और प्लॉट। वो फ्रॉम देता क्या, वो चीज़ें नहीं मिलती आती। जब ज्वाइन किया मैंने, ऑफ कोर्स आई वॉज द एडिटर, it's like I was the director of a project and lots of AI bots are working for me and I'm also ये करो और उसने करके दे दिया effectively. I don't, but I cannot call myself as the author of this research, but I can call myself as a director of that research. Was your idea execution भले AI नहीं, Execution भी almost, मतलब it was under my supervision. फिर मैंने उसको पूरा रीड किया, रीड करने के बाद देखा यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर है, फिर and eventually it got published. अच्छा, जो रिसर्च जर्नल्स हैं, दे आर ऑल्सो सिर्फ पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या आपने AI यूज़ किया तो बता दें। तो अब मेरा पेपर जाके आप देखें ना, तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि डिस्क्लेमर, AI यूज नोटिफिकेशन की Claude and ChatGPT was used as research and writing assistant for this particular purpose. इस तरीके से मैंने इस्तेमाल किया उसको, डिक्लेयर कर दिया पब्लिक पेपर। आप पहले यही प्रॉपर शायरी लिखा है, यानी काफ़ी ज़्यादा जी को मिला एवरीथिंग। और नहीं आप गालिब का तर्ज दे दो ना AI को, वो आपको। लेकिन इस पर मेरी वो है कि AI के इस एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। AI इस बेस रियलिटी को लेता है, डाटा को लेता है, उसके मुताबिक एक स्ट्रक्चर आपको दे देता है। आई थिंक कॉन्शियस आर्ट स्पेसिफिकली एंड आइडियाज वेयर द आइडियाज कम फ्रॉम, दो आर समथिंग डिफरेंट देन दैट एग्जिस्ट, दो आर समथिंग मेटाफिजिकल, दैट आर समथिंग स्पिरिचुअल। देन एग्जैक्टली, तो वो जो जेन्युइन क्रिएटिविटी है, वो जेन्युइन वो तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली जेन्युइन क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअल एंटरप्राइज, तो वो AI ऑब्वियसली नहीं सर कर सकता। बट कब तक? अगर आप कह रहे हैं कि वो ह्यूमन कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है, तो अपमोस्ट जो हमारी नीड है, जो सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अगर वो भी डिस्कवर कर लेते हैं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? I mean, there is this debate in AI circles कि will AI
बिकम सेंटिएंट. सेंटिएंट मीन्स के क्या वो कॉन्शियसनेस जिस तरह इंसानों में कॉन्शियसनेस है, क्या एआई में वो कॉन्शियसनेस आ जाएगी या नहीं आएगी. तो इसके ऊपर देयर इज़ नो क्या कहते हैं क्लियर एविडेंस के एआई बट दीज हार्डवेयर्स जो सर्वर्स हैं दे विल एवर बिकम कॉन्शियस इन दिस सेंस. जो उसका सीईओ है एनवीडिया का की प्रोग्रामिंग जैसन वांग, तो उसने भी अपने पॉडकास्ट में कहा था कि नहीं अब आई डोंट थिंक एआई विल एवर गोइंग टू बिकम कॉन्शियस. लेकिन जो न्यूरॉन्स का जो इंटरफेस कनेक्ट कर रहे हैं बन रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर मे बी इट इज़ पॉसिबल के बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्या अगर आप एक पेट्री डिश में बहुत सारे न्यूरॉन्स ग्रो कर लें और मे बी यू हैव अ ह्यूज brain that is artificially grown through the stem cell 3D printing whatever और उसके बाद फिर आपने जो वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके अंदर कॉन्शियसनेस कहीं से आ जाएगी. आई डोंट नो दिस अभी करके देखना पड़ेगा. मुझे किसी ने कर भी दिया ऑलरेडी बट दिस वुड बी समथिंग दैट हैज़ टू बी बट आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल बिकॉज कॉन्शियसनेस इज समथिंग completely mysterious also and we don't even know what that is. तो उसको बेस पे आप नहीं जज कर सकते कि कोई चीज़ कॉन्शियस है कि नहीं है. हाँ यही सर इस पर यही स्पेसिफिक है कि फ़िलासफ़र कॉन्शियसनेस की बैटल में बहुत ज़्यादा लड़ते रहे. फिर और रहने डिकार्ट थे तो स्केप्टिसिज्म में कि कॉन्शियसनेस क्या चीज़ है, नोइंग दैट सेल्फ है, नोइंग अदर्स है. तो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमें भी नहीं पता कि है क्या. वॉट इज़ दैट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्शियसनेस. कुछ लोग कहते हैं pure idea is an example of consciousness, but we don't know. If we don't know anything, then how can test or how can create something? तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस की एक चीज़ आ जाती है जो डिफरेंट करती है. जिससे हम रिलीजन में एक वो कॉन्सेप्ट है ना लॉ में लॉरी मर्फीज का, लॉट्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव दिस वेरी सिमिलर काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जांपल हिंदू जो ट्रेडिशन है उसके अंदर आकाश के रिकॉर्ड्स इस तरह का भी टर्म है. इफ आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा. So they have this kind of a concept also. Recently, these scientists are coming up with this concept of platonic spaces. तो platonic space या फिर अगर आप एरिस्टोटल पे जाएं तब was listening to somebody just was explaining कि एरिस्टोटल के जो framework के अंदर there was this idea of formal causation. इसकी जो forms हैं ideal version में वो कहीं पर किसी जगह पे exist करती हैं beyond physical space. और जो भी physical reality में activity हो रही है वो it is under influence of that space जहाँ से वो चीज़ें निकल के आ रही. Recently there was this biologist Michael Levine who has actually found some evidence on a DNA level कि DNA is getting human cell के अंदर जो activity हो रही है instructions are actually coming from somewhere beyond. Okay. And they're like what is happening and they literally start call that place as platonic spaces. Platonic space in a sense कि जो platonic cave का जो concept है we are actually यानी कुछ और है. We are like looking at a prediction. The allegory of वो allegory of cave. तो वहाँ से फिर वो mathematicians है ना वो they draw this concept of platonic solids. There are some ideal shapes. Just like that there is this concept of platonic spaces. Means के whatever is happening in reality मिसाल के तौर पर एक बीज उगाते हैं वो दरख्त बन जाता है. तो वो जो दरख्त की जो शेप है वो कहाँ स्टोर हुई है बीज के अंदर. जो इंसान जो वो ग्रो कर रहा है माँ के उसमें वूम के अंदर. तो हाउ डू द सेल पर्टिकुलर सेल नो से कहाँ पे जाके किस तरह फिट होना है एंड इवेंचुअली पूरी शेप जो है ना निकल के आ जाती है. the potentiality of the thing. तो पोटेंशियलिटी जो है ना वो किसी ऑल्टरनेटिव डायमेंशन में कहीं एग्जिस्ट करती है. तो अब दिस इज समथिंग दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस प्रॉब्ली कैन एक्सेस, एआई कैन नॉट. कि जो हम मतलब घूम कर आए ना तो जो दैट जो उनका पॉइंट है ना कि जेन्युइन क्रिएटिविटी एआई नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटा. तो एआई प्रॉब्ली कैन नॉट एक्सेस टू दीज पर्टिकुलर स्पेसेस या वट एवर यू कॉल देम. अगर इमाम गज़ाली ने इंटरेस्टिंग वो एक बीच में नहीं लिखा है कि इंसान जब अपनी 5 सेंसेस से डिस्कनेक्ट होता है ना तो उसके दिल में एक विंडो होती है एंड दैट window basically opens into a new world that has all these different ideas and all kind of knowledge that is there. तो
तो मिस्टिसिज्म के अंदर देयर इज अ क्लियर एक्नॉलेजमेंट कि देयर इज सम सोर्स ऑफ नॉलेज दैट इज बियॉन्ड फिजिकल मैटर. बिल्कुल. If somehow they are capable of creating a synthetic brain that is connected with these servers that can access to the computation capacity of AI, it is also conscious. Now we have a problem, a serious problem. But I don't think this is going to happen. अच्छा सर ये बताएं कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें पाकिस्तानीज या हमें ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए वेरीफाइंग द न्यूज़ एंड हाउ टू सस्टेन अभी करंटली हमारे लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इन दिस करंट सिनेरियो. और आई वांट टू ऐड समथिंग कि हम जोग्राफिकली इन द मिड्स ऑफ वॉर हैं. हम अफगानिस्तान से जंग में, हम इंडिया से जंग में, ईरान से हमारा बॉर्डर लगता है. तो हमारी जोग्राफिकल लोकेशन बहुत ज़्यादा स्पेशल कहेंगे या फिर बहुत ज़्यादा बुरी है जो भी है. तो हमारे लिए स्पेसिफिक क्या हमें करना चाहिए इस ऑर्डर में. इसकी दो डायमेंशन है. एक तो आप आदमी क्या करें, व्हाट शुड ही बी रेडी फॉर, क्या हो सकता है. पाकिस्तानी स्टेट क्या करे. क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट के बारे में तो आई मीन आई थिंक दे ऑलरेडी नो. नोबडी इज परफेक्ट ऑब्वियसली, उनसे भी फॉर्म बर्न बट they are probably have better pictures of the way they are moving around diplomatically. तो या तो खैर मैं पोस्ट डालने वाला था फेसबुक पे कि वो हुकूमत को चाहिए कि डिप्लोमेसी का ना इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक स्कूल खोले. बहुत पैसे तो कमा दी कि कोर्सेज हो गया. सही पाकिस्तानी कितने बंदे की है. ईरान से भी दोस्ती, अमेरिका से भी दोस्ती. और ईरान अमेरिका बम मार और दोनों अमेरिका भी जो तारीफ़ें कर रहा है पाकिस्तानी. एक कोर्स बेस है ना शिवाज साहब, इस कोर्स लॉन्च करते हैं तो देश नहीं टू डू 30 days डिप्लोमेसी क्रैश कोर्स है. तो एग्जैक्टली. तो ईरान इज ऑल्सो प्रेजिंग पाकिस्तान, ट्रम्प इज ऑल्सो प्रेजिंग पाकिस्तान. यानी अच्छा वो ईरान मिसाइल के ऊपर लिख रहे हैं शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान, और वो उससे तो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग. डू यू एक्चुअली थिंक कि पाकिस्तान सच में ये रोल प्ले कर रहा है या उसको प्ले करवाया जा रहा है. पाकिस्तान पर हमें चॉइस नहीं है. Because every nation state ना, with the nation state is a kind of entity जिसका जो प्रायोरिटी होती है उसका अपना इंटरेस्ट होता है. तो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है दे आर प्राइमरली कंसर्न विद देयर ओन सर्वाइवल. हर कंट्री की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका ये कंसर्न होता है कि दे आर कंसर्न विद देयर ओन. तो एंड वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ एंटिटी. ठीक है. अब उसको अगर सर्वाइव करना है तो उसको अच्छा ये क्लियरली पता है कि अमेरिका पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते. ठीक है. दैट इज़ वाई फिर हमारी जो डिफेंस की जो सारी जो सप्लाई चेन है वो चाइना पे शिफ्ट हो गई. वी आर वेरी लेस रिलायंट ऑन स्टफ कमिंग फ्राम USA. टर्की के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं. सऊदी के साथ अभी जिस तरीके सऊदी को तो हम सेल करेंगे ना. सऊदी को तो सेल करेंगे. सऊदी पर डेवलप करना है हमने इन दैट कॉन्टेक्स्ट. तो जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था डिस्पाइट द फैक्ट प्रेशर था बहुत ज़्यादा कि भाई नहीं करना आपने, बट स्टिल वी डिड दैट. तो जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना सोचती है. जब उनको लगता है कि USA के साथ हमें कोलैबोरेट करना है तो वो करते हैं. जब उनको लगता है कि हमें USA को के पीछे से टांग खींचनी है तो वो टांग खींच देते हैं सारी. और वो जनरल हमीद गुंत है, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि हमने अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद से खड़ा है. सही. तो जब इस लेवल की गेम में लोग खेलते हैं ना तो प्रॉपर डिप्लोमेट है. पाकिस्तान की स्टैबर्न की कहानी कुछ और चल रही होगी, पीछे बैठने में कुछ और कर रही होगी. व्हाट शुड वी बी रेडी फॉर एज अवाम. हम किस चीज़ के लिए रेडी रहें कि इन द कमिंग ईयर और लाइक 6 months हम लोग क्या देख सकते हैं इस करंट सिनेरियो में. ओके. अब देयर आर सर्टेन थिंग जो अभी तक हमने ऑन कैमरा डिस्कस नहीं की कि वो चीज़ें प्रॉब्ली देयर गोइंग टू प्ले सम सिग्निफिकेंट रोल इन द काइंड ऑफ. एक चीज़ तो जो अपैरेंटली नज़र आ रही है कि वो हुकूमत जो ग्लोबल इस्टेब्लिशमेंट है वो चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम जो वो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाए ताकि वो मॉनिटरिंग बिकम्स. तो उसको वी नीड टू बी वेरी केयरफुली उस बारे में हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा कि किस हद तक हम ये चीज़ें ला सकते हैं.
और हमारा जो बेसिक सर्वाइवल है वो कितना डिपेंडेंट है इस पर. दैट इज़ वाई मैं लोगों से कह रहा हूँ कि भाई जो लोग रूरल एरियाज़ में जा सकते हैं वापस चले जाएँ. और इंटरेस्टिंगली ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड आपको गैस करें किस कंट्री में नजर आएगा जहाँ अर्बन एरिया से लोग रूरल एरिया की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं. किस कंट्री में सबसे ज़्यादा ट्रेंड नजर आएगा? USA. धड़ाधड़ लोग वापस आ रहे हैं. ऑफ ग्रिड लिविंग का सबसे ज़्यादा जो कल्चर है ना, ऑफ ग्रिड मीन्स कंप्लीट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट. अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना खाना खुद ग्रो कर रहे हैं. मतलब प्रॉब्लम फार्म कल्चर वगैरह, फार्म कल्चर सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी हो रही है प्रॉब्लम USA के. फार्म इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हो गए, लाइक दे आर शोइंग अपने सोशल मीडिया पे तमाम चैनल सुने हैं यूट्यूब पे, इस पे और फेसबुक के ऊपर पेजेस हैं. बड़ा फन लाइफ को प्रेजेंट दे रहे हैं कि हम लोग बड़ा खुश हैं, बच्चे भी लाइक सारी चीज़ें ओके हैं. एंड देयर एंटी एस्टैब्लिशमेंट. इंटरेस्टिंग वो वगैरह सेल करते हैं हमने आपको भाई कि ये सब डिजिटल कंट्रोल जो वो इम्पोज होने वाला है, आप लोग कैसे सर्वाइव करोगे. इस तरह सर्वाइव करो कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, आप खुद ही खाना वाना सब ग्रो करो. कि वहाँ पर दे आर ऑलरेडी बहुत हमें अपेरेंटली लगता है कि अमेरिकन अवाम जो है वो बड़ी दे आर नॉट हैप्पी. पॉवर्टी बहुत ज़्यादा सब पे जो हाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है. हुकूमत से बिल्कुल कुछ नहीं है. बहुत बड़ी तादाद. देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर लाइक क्या चाहिए हुकूमत में जो भी लोग बैठे हुए थे यार गुड, बट अ सिग्निफिकेंट नंबर आर नॉट. और ये बहुत अरसे से है. इट्स नॉट जस्ट रीचा के ऑर्डर. AP मूवमेंट मिसाल के तौर पर 70s का फिनोमेना. तो since that time they're trying to live a very independent kind of a life. होम स्कूलिंग का फिनोमेना तो पहले USA में स्टार्ट हुआ. और उसकी वजह ये थी कि हम जो हुकूमत का जो सिस्टम है उसमें अपने बच्चों को बेच के उनकी ब्रेन वॉशिंग निकाल सकते. वी नीड टू टेक चार्ज ऑफ आवर ओन एजुकेशन. तो दे आर ट्राइंग टू ग्रो देयर ओन फूड. दे आर ट्राइंग टू अच्छा फूड के अंदर भी GMOs और पेस्टिसाइड्स ये वो blah blah blah. They want to have their own independent supply of food. एक्चुअली ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक एग्जैक्टली. अब जब वहाँ पे अमेरिका में जो शहरों में लोग रहते हैं ना, तो कुछ लोगों से मेरी गपशप होती है तो वो दे लिटरली से कि वी ईट केमिकल्स इन द सिटी. वो तो बड़े साइड में हानेक्स अवेलेबल नहीं है. सो ऑन सो फॉर देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो वहाँ पे पीपल आर डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट. दे आर ट्राइंग टू फाइंड एंड टीच देमसेल्व्स वेज कि किस तरह हमें खुद से सस्टेन करना, सर्वाइव करना. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली दिस कल्चर डज नॉट एग्जिस्ट. डिस्पाइट द फैक्ट जिस तरह का थ्रेट USA में पॉपुलेशन ने फेस किया इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर अटैक्स फ्रॉम रशिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर 60-70s के अंदर, पाकिस्तान के पास भी कुछ ज़्यादा वी ऑल्सो हैव लिव इन अ वेरी सिमिलर मैटर क्लास. इंडिया पाकिस्तान अभी रिसेंटली जो जंग हुई थी तो उसके अंदर थिंग्स ऑलमोस्ट वेंट न्यूक्लियर. ऑलमोस्ट या ऑलमोस्ट बिकॉज ईगो फाइट चल रही थी ना वही. एग्जैक्टली. तो अब अगर न्यूक्लियर अटैक्स होते हैं ना शहरों पे होंगे, रूरल एरियाज में नहीं हो. नहीं पीपल इन रूरल एरियाज स्टिल कैन सर्वाइव. न्यूक्लियर विंटर की तरफ मामला जाएगा बट न्यूक्लियर विंटर में भी सर्वाइव करने का तरीका है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टिल ग्रो मशरूम्स. फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टिल हैव चिकन्स जो ज़मीन से चीज़ें कभी खाएँ और वो अंडे दें, अंडों पे आप सर्वाइव करें. UV लाइट से क्या आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं थोड़ा बहुत. UV लाइट के लिए आपको जो बिजली चाहिए, बिजली आप विंड के थ्रू जनरेट करके आप UV लाइट्स लगाएं. UV लाइट्स के अंदर आप एग्रीकल्चर करें, एक्वापॉनिक्स, हाइड्रोपॉनिक्स करें. तो देयर आर वेज टू सर्वाइव. बहुत मैसिव स्केप के ऊपर नहीं, बट जो थोड़े बहुत लोग बचेंगे तो वो दे विल बी एबल टू सर्वाइव. बट उनको ये टेक्निक्स आती नहीं तो सर्वाइव करेंगे. उनको इज टीचिंग ना, किसी को आता नहीं है ना. लाइक आप सिखाने वाले भी हों तो लोग सीखें ना. कुछ लोग हैं जिनको आता है. फॉर एग्जांपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही अर्जेंट एक चीज़ है. बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है. वॉर फिटिंग्स में हमें करनी चाहिए. पूरे पाकिस्तान के अंदर कराची में ख़ास तौर पे एक बंदा है पूरे पाकिस्तान में सिखाता फिरता है सबको. वीडियोज आप शेयर मैंने उसी वीडियो शेयर की. और कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है. 25 फीट आपने गड़ा कितना है उसको एक सर्टेन तरीके से प्रिपेयर करना है. उसमें एक काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम, वहाँ से पानी आता है वो फिल्टर होता है फिर ज़मीन कितना जाता है. 3-4 लाख रुपए में आप उसको बना सकते हैं. पूरा मोहल्ला है, आप 15-20 लोग रह रहे हैं सब मिलके जो वो पैसे जमा करके दे कैन मेक दैट. तो ये सारी चीज़ें वॉर फुटिंग्स पे वो करने की ज़रूरत. इंडोर आप वेजिटेबल्स, एक्वापॉनिक्स, हाइड्रोपॉनिक्स वो चीज़ है ना कि अब जब ट्रेंड आ रहा है, जैसे ये चीज़ हमारी कौम से वो 20-25-30 साल पीछे रहती है. ये चीज़ US में 30 साल 35 साल पहले आई थी. अब जाके यहाँ पे चीज़ें लोग अब जैसे किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट है.
अभी जो हमारे पोश एरियाज़ हैं उनमें लोग इस चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि यार हमारे पास सब्जियाँ अपनी होनी चाहिए, बेबी टोमेटोज उगा रहे हैं यहाँ पे DHA साइड के ऊपर। तो एक आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पर काम हो रहा है, लोग आ रहे हैं चीज़ों के ऊपर। बट लेट सपोज ये इराक की वॉर एस्केलेट करती है और आपके पास पेट्रोल लेवल 200-300 पे चला जाता है डॉलर का पर बैरल, ठीक है, तो आप इस पर तो डिपेंड नहीं कर सकते बेटर कभी ये ना। अब ये बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इनको पीछे से चपेट पड़ेगी, दे विल बी इन अ क्राइसिस, और उसके बाद फिर वो शायद अच्छा है ये सब कुछ हमें करना चाहिए, फिर दे विल बी लुकिंग फॉर सोल्यूशंस। बस ये ना लातों की बहुत बातों से नहीं मार बात है नहीं। एक जो कर्जा बढ़ा था आप ये कहते थे ना कि आई थिंक ब्लैक लिस्ट हो जाना पाकिस्तान में वुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हाँ, कि नहीं, वो जो बैंकरप्ट हो जाना कि अब बैंकरप्ट हो गया पाकिस्तान, तो नॉन एसेंशियल इम्पोर्टेंट आइटम्स को हमें आराम कर लेना चाहिए था अपने ऊपर, दैट इज इस चीज़ में। ओके, बट अब जाके मुफ्ती रईस भाई सामने बयान दिया रिसेंटली, पिछले जब से ये आई थिंक जब ये बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट हुई है ISIL के खिलाफ, तब जाके जो वो इन्होंने कहा कि अच्छा जी हमें जो है वो अच्छा हमें हराम तो दो। हराम नहीं किया, इसमें भी जो है ना चीज़ों को बोले कि अवॉइड करें। हराम इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ कोर्स, इसमें फिर आपको फिर रिलीजियस बैकिंग हदीस और कुरान की वर्सेस और वो टेक्निकल टर्म था। तो अगर चलो हराम को मैं एक एज अ लेमन कॉन्सेप्ट, वी शुड हैव प्रोहिबिटेड आवरसेल्व्स फ्रॉम कंज्यूमिंग एनीथिंग व्हिच इज़ नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल आइटम है वो मजबूरी ऑफ कोर्स, लेकिन एसेंशियल आइटम को भी हमें इंडिजिनियसली डेवलप करने का सोचना चाहिए था अल्टीमेटली, वो हमने नहीं किया और बहुत ही स्टूपिड हमने इट्स वेरी स्टूपिड काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दैट वी हैव यूज्ड ऑल दिस टाइम। लेकिन सर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे कहना चाह रहे हो ये है कि हम केपेबल हैं सेल्फ सफिशिएंट होने के, दैट्स वन अदर थिंग कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारे पास वो रिसोर्सेज है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डू वी हैव दैट? हाँ ऑफ कोर्स, विल नहीं है, विल नहीं है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर ये कल्चर हमारे यहाँ है कि हम लड़ गए बर्बाद हो गए, ज़रा तो कुछ होता है तो हाईवे शुरू हो जाता है, तो रोना धोना, ब्लेम गेम, हुकूमत आएगी कुछ करेगी, तो वो जो माइंडसेट है ना अनफॉर्चुनेटली दैट डज नॉट लाइक दिस, एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड हमारा जो है ना वो सीख नहीं है सॉन्डर। दिस तो इश्यू क्राइसिस है, हमें वी डोंट नो द आइडेंटिटी। एब्सोल्युटली, वो अंग्रेज़ों के अंडर में रहे ना, तो अंग्रेज़ ने हमें जब तो हमने जब वो अथॉरिटी के आगे बस झुक के हमने वो जो सेल्फ, अब ईरान के की जो हिस्ट्री है ना वो डिफरेंट इन दैट सेंस, जिस तरह हम गुलामी में हमारी 2-4 जनरेशन गुजरी हैं, तो प्रॉपिक ईरान और बहुत सारी और भी जगह, यमन फॉर एग्जाम्पल, यमन वॉज नॉट अंडर कॉलोनियल रूल फॉर मेरे ख्याल 10-12 साल अंग्रेज हैं बस यमन। तो जब ईरान एंड यमन और लॉट्स ऑफ दीज प्लेसेस वर नॉट अंडर कॉलोनियल ट्रस्ट, तो जो गुलामी वाला जो माइंडसेट है ना वो वहाँ पे डेवलप। ईरान का तो मशहूर है क्योंकि मुसलमानों ने तब ईरान को सैसनाइड एम्पायर को तब फतह किया था, तो ईरान का कल्चर बहुत इन्फ्लुएंस किया था, अरबों पे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था, तो उनका कल्चर तो बहुत डायनेमिक, उनको वो प्राउड थे। हमारा कल्चर इस तरह से डायनेमिक और हम इतना प्राउड नहीं थे, जो भी हम पे हमला किया, जिससे भी हम पे हुकूमत की हमने उसका कल्चर अडेप्ट किया है और उसी वक्त आगे सफाइज किया है। लेकिन डरने के दौर पे हुआ है, मतलब इट वाज नॉट कि हम अंग्रेज़ से इंस्पायर होते, अंग्रेज़ों ने ऐसे लोगों को सपोर्ट किया, पर सर सैयद अहमद खान के सैयद अहमद खान वॉज मतलब फ़िदा थे ना अंग्रेज़ों, अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं अंग्रेज़ों के बारे में, तो अब उनको सर का खिताब मिल गया, सर सैयद अहमद खान, वो सर सैयद अहमद खान, वो सैयद अहमद खान, तो सैयद अहमद खान का वो सर बिकॉज ही वॉज सो मच प्रो। और फिर वो जो एजुकेशन सिस्टम था अभी तक जो इन्फ्लुएंस्ड है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, बाकायदा एक वो ना ताड़ी, और वो इस वजह से रखी गई थी ताकि जो एक रिलीजियस तबका है वो इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो गया है इनकी तहरीक को ज्वाइन करे। 1857 की जो वॉर हुई है उसके बाद वी वर ऑन द बैक फुट, फिर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर दिया सारी हमारी लाइवलीहुड पे, और फिर वो मुसलमानों को फोर्स है तुमने सर्वाइव करना है, तो एक ही तरीका है कि हमारे सिस्टम में आके नौकरी करो, नौकरी करने के लिए ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें आके आप पढ़ोगे तो फिर नौकरी मिलेगी। तो उस साइकिल में जब हम फंसे, उसके बाद से फिर वो जो आप कह रहे हैं कि वी हैव नो प्राइड इन आवर ओन कल्चर एंड हिस्ट्री एंड रिलीजन, वी रादर लुक टुवर्ड द वेस्ट, वहीं से हम हर चीज़ हमें सीखनी है।
तो कंक्लूड करते हैं इसको। अभी जितनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, मेन जो आइडिएशन हम लोगों को यही रखनी चाहिए कि वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स बीइंग सेल्फ सस्टेनेबल। इस चीज़ के लिए आपके हिसाब से हमारे पास कितना टाइम है टू बी सेल्फ सस्टेनेबल? तो टाइम नहीं बचा, तो मुझे लग रहा है कि हमारे सर पे से जो है वो पानी गुजरेगा, उसके बाद फिर हमें होश आएगा कि अच्छा ये हमें करना चाहिए था। करना चाहिए था, हाँ, सका। अब जो है वो, अब उसके बाद फिर जो लोग थोड़ा जिनमें हिम्मत होगी, रिसोर्सेज होंगे, तो फिर वो थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे अल्टीमेटली। तो वो टाइम मैं ये कोशिश कर रहा हूँ अपने एंड के ऊपर कि कम से कम वो रिसोर्सेज जमा करके रखें। अब इंटरनेट पता नहीं चले फ्यूचर, तो वो सारी वीडियोस बंदा डाउनलोड करके नहीं रहते सेव करके, तो ये काम ये करता है सारा। बट नहीं तो अब डाउनलोड करके भी चलाएगा कहाँ पे? हाँ यार, एडिटर तो नहीं हुई तो फिर उल्टी पट्टी से जाए फंसता है। तो दे शुड बी सम हार्ड कॉपी। एक मैंने अभी किताब डाउनलोड की, तो वो हार्ड कॉपी में बेसिकली यूँ सेल कर रहे थे, तो उसकी सॉफ्ट कॉपी, तो उन्होंने कहा कि इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें, यू नेवर नो कि कब ये उस समय पे ट्रेंड लगा। हाँ, तो उस बुक के अंदर डिफरेंट और DIY किस्म के आइडियाज़ हैं। मतलब हाउ डू यू प्रोड्यूस योर ओन एनर्जी, हाउ डू यू ग्रो योर ओन फूड। तकरीबन मैं ख्याल है कोई 70-80 के करीब उसमें डिफरेंट वो है टू डू लिस्ट। लेकिन मसला है कि दे आर डिज़ाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ US इकानमी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेंशन की हुई जो वहाँ के सुपर मार्केट्स में या वहाँ के हार्डवेयर स्टोर्स पे आपको मिलेंगी, पाकिस्तान में पता नहीं कहाँ मिले आपको। परचेज़ करने की वो दिए हैं QR कोड, आप स्कैन करें, आप उसी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आप ऑर्डर कर लें वो चीज़। ओके, इतनी डिटेल है उसके अंदर उस बुक में। बट ऑफ कोर्स इफ़ यू आर इन द USA यू कैन यूज़ इट। इफ़ यू आर इन पाकिस्तान तो उसका एक लोकल वर्जन somebody has to make it, of course। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक एक भी चीज़ बन जाए इस तरह की, ताकि बाद में फिर जब ज़रूरत पड़े तो लेट्स होप कि जल्दी वो चीज़ बना लें अब कभी हो। बट एनी केस अगर ये क्राइसिस नहीं भी आता तो वी शुड एटलीस्ट हैव इट एज प्लान बी। कम से कम मतलब वी शुड नॉट रिलाई ऑन इंटरनेशनल मार्केट। कुछ नहीं पता आपको कि कुछ भी क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज नहीं भी होता, वॉर नहीं भी होती, पेट्रोल मुफ्त में आ रहा है आपके पास बाहर से, बट डिपेंडेंसी इज़ नॉट ओके ऑब्वियसली। ठीक है, डिपेंडेंसी अगर ख़ास तौर पर क्रिटिकल रिसोर्स है और वो भी कहीं कोई आपको दे रहा है तो वो ऑफ कोर्स आपको कोई मैनिपुलेट कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है। नहीं, वो क्यों दे रहे हैं? देयर हैज़ टू बी अ रीजन कि भाई कोर्स फिर IMF को कर्जा आपने लिया, दैट इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज रीज़न कि आपको बाहर से कुछ लिए बगैर इंडिजिनसली सर्वाइव करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि फिर आप IMF से जा चढ़ा सकें। अभी पेट्रोल की प्राइस हाई में कह कि आप चेंज करो, मतलब आप कोई फैसला नहीं कर सकते आप इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में इंडिपेंडेंटली। एवरीथिंग इज बीइंग डिक्टेटेड बाय IMF। तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ओके। So sir, for Pakistan for the next 20 year, are you optimistic या pessimistic? What do you think? ये हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अगले 20 साल बेहतर होंगे पाकिस्तान की? दुनिया जो है ना वो पूरी वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। आई थिंक वी आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड और कि उसके असरात हमारे पे भी आएंगे। थैंकफुली जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है ना, फॉर मी इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, या फिर क्या कहें, इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर अस कि दैट कैन हेल्प अस सस्टेन एंड सर्वाइव द ऑफ-ग्रिड के बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस है आपका वो भी अभी ऑफलाइन हो रहा। जो ऑनलाइन आ रहा है ना सिस्टम, इवन जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं उनके पास भी वो कहते हैं अच्छा आप हमारा बैंक ऑर्डर आप ऑनलाइन इजी पैसा कर दें। ये डिपेंडेंस इज़ नॉट ओके। तो जो कैश इकोनॉमी है और ख़ास जितने भी लोग कैश इकोनॉमी से कनेक्ट हुए हैं, तो दैट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट कैन हेल्प अस फाइट बैक ऑन सो मेनी डिफरेंट लेवल्स। अब दजाली जो सिस्टम हो वो पूरा डिजिटल होगा उसमें, तो बड़ा क्लीन नज़र आ रहा है। जो भी सिस्टम होगा दजाली जिसको अमीर करना है उसको अमीर कर देगा, जिसको गरीब नहीं, जो नहीं मानेगा उससे दौलत ले लेगा। एग्जैक्टली ना। अब आपको पीछे से हुकूमत आपका सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अगर डिजिटल है, अभी फॉर एग्जांपल जैसे सादा पे एक वीक के लिए बंद हो गया, अब क्या कर लो यार, बंद हो गया। फेसबुक पे पोस्ट लगा दी उन्होंने, वी आर वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब वो जिनके पैसे रखे तो वो थोड़ी वो exactly. अब जिन्होंने पैसे लेने हैं किसी से वो थोड़ी इस चीज़ को देखेंगे वी आर वेरी सॉरी फॉर द। कल क्या हुआ कि मैं जैज़ का अपना वो कर रहा था रोड बैलेंस, तो मैंने बैंक से किया ट्रांसफ़र, वो पहुंचा नहीं वहाँ पे। मैंने कहा मैं कॉल कैसे की, मैंने कैसे एक्सेस करा, मैं गाड़ी पे मैं पैसे चलाऊँगा। चलो
I was like कि प्लॉट्स सारे कनेक्टेड हैं, डिपेंडेंस. एग्जैक्टली. पर मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ कि वो हाउ डू आई, जो मेरा बैलेंस जो डाला था मैंने, पर मैं दोबारा ट्राई किया, दोबारा भी नहीं आया वो. मैंने कहा क्या कहानी. फिर मैंने एक दो जगह मैंने ऐप, उसकी जो जैज़ की जो ऐप है उसको मैंने चेक किया, तो मुझे फीलिंग आई कि पीछे बैक एंड के ऊपर कोई भी मसला चल रहा है. तो लेट मी वेट. जब मैंने फिर वेट किया तो थोड़ी देर बाद वो आ गया उसमें बैलेंस. तो मैंने कहा सांस में सांस लेकर. तो द पॉइंट वॉज कि डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है इसके ऊपर कि कोई भी पीछे से स्विच ऑफ कर दे आकर तो आपके हाथों खुल जाए, आप कुछ कर ही नहीं सकते. लेकिन ये चीज़ एक आयरनी भी है ना इसमें. हम इस पर सवाल भी कर रहे हैं कि अब डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है. हाँ, मैं थैंकफुली व्हाट आई डू कि मैं कैश रखता हूँ. जो अच्छा, सब्जियाँ मैंने ठेले से खरीदता हूँ, ठीक है, और कोशिश करता हूँ कि मैं ये जो कैश वाली इकॉनमी है ना, संडे बाज़ार है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं संडे बाज़ार जाके खरीदता हूँ. तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. ऑल्सो कि डिजिटली भी मैं ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें, बट मैं आई ट्राई टू रिमेन कनेक्टेड विद दिस कैश इकॉनमी. तो ये बड़ा ज़रूरी है. Let's hope के things are better in future इंशाल्लाह. और हमारी जो आने वाले जो लोग हैं उनके लिए जारी सिस्टम हमारे things are going to be very challenging of course, but being a Pakistani, for example, अगर आप दुबई में जाकर डिजिटल से को अवॉइड करिए, कोशिश करें तो नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. एटलीस्ट एन अपॉर्चुनिटी कि हम उसको कर सकते हैं. पाकिस्तान में आप कर सकते हैं, दुबई में नहीं कर सकते. और भी बहुत सारी जगहों पे लोग कहते हैं पाकिस्तान अंदर पीछे. भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, ठीक है. मतलब यू डोंट नो व्हाट गोइंग टू. तो अगर आप फंस गए ना इसमें सिस्टम में, तो फिर अल्टीमेट तो ये तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी ऑब्वियस. द डिजिटल करेंसी इज अबाउट कंट्रोल, इट्स नॉट अबाउट कन्वीनियंस और एवरीथिंग एल्स. आई थिंक द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो स्पेसिफिकली आपने बताया, आई थिंक देयर आर समथिंग दैट कैन. हाँ, उसके भी टैकल. इंटरनेट चाहिए ना आपको. इंटरनेट वर्ड तो भी सर. अभी तो क्रिप्टो भी जैसे अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल, जैसे अभी बिटमैप निकाला था जैक डॉर्सी ने, तो वो दैट वाज वर्किंग ऑन अ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, और दैट वाज लैंडवर्ड्स दैट वाज वर्किंग ऑन लैंड रिक्वायरिंग तो रहना सिटी चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, उसके लिए फिर आप सोलर पैनल चाहिए. तो सोलर पैनल, यस, पाकिस्तान आज सोलर पैनल जो स्प्रेड हुए ना पाकिस्तान में, ये इज वेरी पॉजिटिव थिंग इन दिस सेंस. बट वो भी सर एक रीज़न था ना कि जो इम्पोर्टिंग कंपनीज थी उनको वो लोग खुद रेगुलेट कर रहे थे, तो प्राइसेस को इतना इन्हांस कर रहे. अभी भी घर पे अगर आप सोलर लगाते हैं तो आप को बिल तो भरना ही है, लाइक उसके भी यूनिट्स काउंट हो रहे हैं भाई आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो. हाँ, बट ना किसी हद तक आपको इंडिपेंडेंस आ गई. किसी दैट्स लाइक पाकिस्तान इस वक्त 18 मेगावाट में खुद सोलर के थ्रू प्रोड्यूस कर रहा है. 45% ऑफ टोटल कैपेसिटी. बहुत मेजर रेवोल्यूशन लिटरली. पिछले 3 सालों में 35% ऑफ योर कंट्री इज लाइक ऑन सोलर. दिस इज ह्यूज. खास तौर पर गाँव देहातों में लोग जो ट्यूबवेल से ला रहे हैं सोलर, दे डोंट हैव एनी आइडिया जी इंडिपेंडेंस जो है ना उसकी कितना बड़ा एसेट है. पता चलेगा उनको. आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे. बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उसमें अभी नहीं. ठीक, ओके.